पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लाइन ने टैरो क्लब में एक स्मार्ट डील की। द हैंग्ड मैन के साथ एक बड़ा सीक्रेट शेयर करके उसने मैजिशियन पोशन के सारे इंग्रेडिएंट्स फाइनली जमा कर लिए और इसके साथ ही क्लाइन सक्सेसफुली एडवांस करके सीक्वेंस 7 मैजिशियन बन गया। इसी बीच ब्लड मून की रात उसने फॉर्स नाम की एक लड़की को खतरनाक रेविंग से बचाया और उसे टैरो क्लब का नया मेंबर बना लिया। अब एक नए डिटेक्टिव केस में क्लाइन लड़के को भूत से बचाने पहुंचा है, जिसका कनेक्शन न्यूमिनस एपिस्कोपेट से निकला। वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो सभी लोग। तो यहाँ नई वीडियो आ चुकी और इस कल मैंने छुट्टी ली थी जैसा कि तुम्हें बताए। तो मतलब हाँ, एक दिन तो मैंने अपलोड नहीं किया, तो आज अपलोड कर रहा हूँ। तो 2 घंटे की मैं करने वाला था वीडियो, बट थोड़ा क्वालिटी में इश्यू आ जाता, मतलब क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती, इसलिए मैंने ना 1.5 घंटे का ही कर दिया। तो यार ये वीडियो जो है ना वो 1.5 आवर की होने वाली है, तो देखना, मुझे बताना कैसी लगती है। आई होप अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। या जैसे मैंने प्रीव्यू में थोड़ा चेंजेस किया है और थोड़े बहुत हैं, तुम समझ जाओगे, देख लेना। और वीडियो अच्छी बनी है। और मुझे मेन चीज़ ये बतानी थी कि और अनमोल शर्मा 1914 ने ना मुझे सुपर चैट किया था, तो उसके लिए भी है ना, उनको भी शाउट आउट। और जो अपने एमजे गेमिंग भाई है 1871, उन्होंने भी 40 रुपीज़ का सुपर चैट किया था, तो उन्हें भी शाउट आउट। तो या काफ़ी मतलब अपनी है ना लॉटिंग की लोग बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोगों तक पहुँच रही है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा ना, तो मतलब ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये अंडररेटेड है। आई थिंक इतना ही है। तुम वीडियो को एंजॉय करो 1.5 घंटे की, और काफ़ी सारे मस्त सीन होने वाले। मैंने स्पॉइलर नहीं दिया है जैसे कि तुमने पिछले वीडियो में कहा था, तो थंबनेल में अगर होगा तो होगा, मुझे नहीं पता। तो या उतना ही था कहना। तो या एंजॉय। इस बार कहानी में इतने सीक्रेट्स खुलने वाले हैं कि सब कुछ बदल जाएगा। क्लेन को आखिरकार उस आवाज का नाम पता चलने वाला है, फ्लेग्रिया। लेकिन यह नाम उसकी आने वाली जिंदगी में कौन सा तूफान लाएगा। दूसरी तरफ सिटी ऑफ सिल्वर में एक ऐसी लीडर है जिसका बदला हुआ बर्ताव एक बड़े खतरे का इशारा दे रहा है। और सोचो, टैरो क्लब की नई मेयर द मैजिशियन की असली पहचान जस्टिस पहले से जानती है, पर वो यह राज क्यों छुपा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, चर्च के बेसमेंट में कैद वो वैम्पायर, क्या क्लेन को वो सच बताएगा जो सब कुछ बदल सकता है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक घने जंगल के बीच एक क्लियरिंग से, जहां एक काली बिल्ली की म्याऊ गूंजती है। वहां एक ब्लैक रोड मैन और कुछ टीनेजर्स खड़े थे जिनकी उम्र 15 या 16 साल के आसपास होगी। और इन सबकी नजरें एक रिचुअल सर्कल के बीच पड़ी एक बॉडी पर टिकी हुई थी, जो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। तभी वो काली बिल्ली जमीन पर कूदती है। उसकी गोल्डन आंखें उस बॉडी को घूर रही थीं, जिसने उसे अभी अभी उठाकर फेंका था। अचानक उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डरकर अंधेरे में गायब हो जाती है। लेकिन किसी ने भी उस बिल्ली पर ध्यान नहीं दिया। सबकी आंखें बस उस बॉडी पर थीं। टाइम बीतता जा रहा था, लेकिन कोई हलचल नहीं होने धीरे से फुसफुसाया, क्या ये फिर से फेल हो गया। वो आगे बढ़ता है और हिम्मत करके उस बॉडी की स्किन को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कोई रिएक्शन नहीं है। वो ब्लैक रोड मैन की तरफ देखकर अपना सिर हिलाता है, और भाई जैसे ही वो ये बोलता है, हवा का एक तेज झोंका उसके गालों को छूकर निकलता है और वो लाश अचानक से उठकर बैठ जाती है। वो लड़का डर के मारे पीछे हटता है और चिल्लाने लगता है, ये काम कर गया, ये सक्सेसफुल। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उस बॉडी ने उसका कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी चीखें अब दहशत में बदल चुकी थीं। वो पागलों की तरह छटपटा रहा था। बाकी टीनेजर्स की तो सांसें ही अटक गई थीं। डर से उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। ब्लैक रोड मैन एक पल के लिए तो फ्रीज हो जाता है, फिर जल्दी से एक पीतल की विसल निकालता है और उसे बजाता है। एक तेज आवाज हवा में गूंजती है और फिर वो एक पुरानी भाषा हर्मिस में पूरी अथॉरिटी के साथ बोलता है, मैं तुम्हें मौत के नाम पर कमांड देता हूँ। ये सुनते ही वो लाश रुक जाती है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो लड़का कांपता हुआ जमीन पर गिर जाता है। ब्लैक रोड मैन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो खुद से बड़बड़ाता है, ये सच में काम करता है। फिर वो दोबारा विसल उठाता और कमांड देता है, खड़े हो जाओ। वो फिगर झटके से खड़ा होता है और अचानक मुड़कर जंगल के अंधेरे में भागने लगता है। वापस आओ, वो आदमी चिल्लाता है, बार बार विसल बजाता है, मैं तुम्हें मौत के नाम पर वापस आने का हुक्म देता हूँ। लेकिन वो फिगर उसकी एक नहीं सुनता और अंधेरे में गायब हो जाता है। वो आदमी बस वहीं खड़ा रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बनाया हुआ मॉन्स्टर्स के कंट्रोल से बाहर हो गया है। अब सीन शिफ्ट होता है जंगल के अंदर और हमें पता चलता है कि ये पूरा खेल किसी और का था। हमारे हीरो क्लाइन ने एक हाथ में एजिक की कॉपर विसल और दूसरे हाथ में एक माचिस पकड़ रखी थी। वो एक एक करके माचिस की तीलियां जला रहा था और उन्हें जमीन पर फेंक रहा था, और वो लाश उसी विसल की वजह से उसके पीछे पीछे आ रही थी। तो बेसिकली क्लाइन ने उस रिचुअल को हाईजैक कर लिया था। वो लाश, जिसका चेहरा एकदम पीला और एक्सप्रेशनलेस था, पागलों की तलाइन की तरफ दौड़ रही थी। उसकी खाली आंखें बस उस फिसल पर टिकी थीं। क्लाइन बड़े आराम से अपने गाल फुलाता है और मुंह से गोली चलने की आवाज निकालता है। बैंग! एक अनदेखी ताकत उस लाश के सीने से टकराती है और वो लड़खड़ा जाती है। बैंग! दूसरा इम्पैक्ट उसके सिर पर होता है, लेकिन उसकी स्पीड में कोई खास कमी नहीं आती। ये सीन दिखाता है कि क्लाइन अब कितना पावरफुल और स्मार्ट हो गया है। वो ऐसी सिचुएशन को भी कितने आराम से हैंडल कर रहा है।
फिर क्लाइन अपनी उंगलियां चटकाता है पा और जमीन पर अचानक से आग की एक लपट जल उठती है, लेकिन वो लाश बिना रुके उस आग के अंदर से दौड़ जाती है। पा पा क्लाइन लगातार उंगलियां चटकाता रहता है और जंगल में एक के बाद एक आग की लाइनें बनती जाती हैं। वो क्रीचर हर आग को पार करता जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर आग पकड़ने लगता है, जैसे कोई मोमबत्ती पिघल रही हो। आखिरकार एक जलती मशाल की तरह वो क्लाइन पर झपटता है। उसका हाथ क्लाइन के कंधे पर पड़ता है, लेकिन जहां वो हाथ रखता है वहां सिर्फ चिंगारियां निकलती हैं और क्लाइन की बॉडी रोशनी में गायब हो जाती है। ये क्लाइन का एक इल्यूजन था, एक पेपर फिगरीन। उसका असली शरीर आग के घेरे के दूसरी तरफ सेफली खड़ा था। वो जलती हुई लाश लड़खड़ाती है, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो, और आखिर में हरी आग में जलकर राख बन जाती है। क्लाइन शांति से ये सब देखता और सोचता है, ये नॉर्मल ज़ॉम्बी से तो स्ट्रांग था, लेकिन मिस्टर एजिक के सर्वेंट के सामने अगर मैं यहां नहीं होता तो वो बच्चे आज रात जिंदा नहीं बचते। मतलब उस टीचर ने तो ऑलमोस्ट सबको मरवा ही दिया था। अब वापस उस क्लियरिंग में चलते हैं जहां वो ब्लैक रोब्ड मैन समझ चुका था कि रिचुअल बुरी तरह से बिगड़ चुका है। वो बिना सोचे समझे वहां से भाग खड़ा होता है। बाकी टीनेजर्स भी घबराकर इधर उधर भागते हैं, लेकिन जंगल के अकेलेपन का डर उन्हें वापस उसी रिचुअल साइट पर ले आता है। वो सब एक साथ डरे समय खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस घायल लड़के के पास जाए। उन्हें डर था कि वो भी जाग ना जाए। और तभी अंधेरे से एक फिगर निकलता है, एक क्लाउन जिसने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे और उसका चेहरा लाल, पीले और सफेद रंग से पेंट किया हुआ था। ऑफ कोर्स ये हमारा क्लाइन था जो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए इस भेस में आया था। क्लाउन की नजरें उन पर घूमती हैं और वो एक गहरी भारी आवाज में पूछता है, ये सेरेमनी किसने करवाई थी? बच्चे डर के मारे एक दूसरे को देखने लगते हैं और आखिर में एक कांपते हुए लड़के को आगे कर देते हैं। वो लड़का हकलाते बोलता है, वो हमारे पुराने फेसक टीचर हैं। कापुस की रीत है कि उन्हें मौत और अमरता के राज पता हैं। क्लाइन तुरंत समझ जाता, तो ये एक टीचर है जो फॉरबिडन नॉलेज के साथ खेल रहा था, कोई असली मिस्टिक नहीं, बस न्यूमिस एपिस्कोपेट नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का फैन बॉय। क्लाइन उनसे उस टीचर का पता लेता है और फिर उन्हें एक ठंडी सी वार्निंग देता है, अब तुम लोग जा सकते हो, लेकिन ध्यान से सुनो, इस मामले में दोबारा मत पढ़ना और जो भी यहाँ हुआ उसका एक शब्द भी किसी से मत कहना, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। डरे हुए बच्चे पागलों की तरह सिर हिलाते हैं और एक दूसरे को सहारा देकर जाने की तैयारी करते हैं। तभी एक लड़की हिचकिचाते हुए अपने घायल दोस्त की तरफ इशारा करती है, क्या वो ठीक हो जाएगा? वो तुरंत नहीं मरेगा। क्लाइन सपाट आवाज में कहता है, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ और कहना कि उसे किसी जंगली जानवर ने काटा है। ये सुनकर सब उसे डर और हैरानी से देखने लगते हैं। एक लड़के ने नर्वस होकर पूछा, माफ करना, हम आपको क्या कर बुलाएं? क्लाइन हल्का सा मुस्कुराता है और उन्हें गुमराहबूज करने के लिए अपनी आवाज और गहरी कर लेता है, बस नर्क का एक गेटकीपर हूं। ये लाइन सुनकर तो उन बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, गेटकीपर ऑफ हेल। और इसी के साथ क्लाइन धुंध में हवा के साथ गायब हो जाता है। बच्चे उसके जाने के बाद भी गेटकीपर ऑफ हेल शब्द फुसफुसाते रहते हैं, लेकिन डर उन्हें जल्दी से एक्शन लेने पर मजबूर करता है और वो अपने घायल दोस्त को उठाकर बिना पीछे देखे वहां से निकल जाते हैं। क्लाइन उन्हें जाते हुए देखता है और सोचता है, ये न्यूमिनस एपिस्कोपेट वाले भी ना, आत्माओं को बुलाना और मर जिंदा करना कोई खिलौना नहीं है। अगर वो टीचर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ तो मुझे खुद उसे एक सब सिखाना पड़ेगा। इसके कुछ देर बाद क्लाइन रोगो कोलोमैन की हवेली पहुंच जाता है। वो गार्ड्स के पेट्रोल का टाइमिंग देखकर चुपचाप दीवार फांदता और बालकनी पर चढ़ जाता है। अंदर उसका पेपर फिगरीन वाला डुप्लीकेट अभी भी कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। क्लाइन एक चुटकी बजाता है और वो इल्यूजन एक पतले से कागज में बदलकर उसके हाथ में आ जाता है। वो उसे सावधानी से अपनी जेब में रख लेता है, कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ना था। फिर वो एडोल के कमरे में वापस जाता है। इतनी देर कहाँ लगा दी? स्टुअर्ट कांपती हुई आवाज में पूछता है। वो पहले दरवाजे पर गया था और शर्लॉक मोरियार्टी को बाहर लगातार सिगरेट पीते देखकर और भी डर गया था। क्लाइन हल्का सा हंसता है, रिलैक्स, थोड़ी देर आराम कर लो, तुम चाहो तो जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टुअर्ट हिचकिचाता है और फिर अकेले अंधेरे में बालकनी पर खड़े होने का सोचकर ही कांप जाता है। नहीं, क्लाइन मुश्किल का है और कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है और बाकी की रात शांति से गुजर जाती है। सुबह होते ही एडोल उठकर बैठ जाता है। अब बिल्कुल ठीक लग रहा था। रोगो कोलोमैन की आवाज खुशी से गूंजती है, ओह मेरे बेटे, तुम जाग गए। होली लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, मैं चर्च को 300 पाउंड्स डोनेट करूंगा। 300 पाउंड्स। ये सुनकर क्लाइन, जो लगभग सो ही चुका था, बड़बड़ाता है और रजाई को और कस कर ओढ़ लेता है। दोपहर में क्लाइन खाना खाने के लिए नीचे आता है। कस्लाना उसके सामने बैठी थी। कल रात क्या हुआ था? कुछ खास नहीं, क्लाइन आराम से जवाब मुस्कुराते हुए कहता है और फिर बस एडोल उठकर वॉशरूम गया था। उसके बगल में बैठा स्टुअर्ट जल्दी से हाँ में सिर हिलाता है और उसकी नजरों से बचने की कोशिश करता है। कस्लाना कुछ देर दोनों के चेहरों को देखती है और फिर कहती है, अच्छा। क्लाइन अपने स्टेक को काटते हुए बस हल्का सा मुस्कुराता है। उसका अंदाज इतना शांत और नॉर्मल था जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। तो भाई, क्लेन का पिछला मिशन, जहां वो एक बॉडीगार्ड बना हुआ था, फाइनली खत्म हो जाता है। उसका काम कंप्लीट हो चुका था क्योंकि जिस डिटेक्टिव की वो जगह ले रहा था वो अपनी छुट्टी से वापस आ गया था। और अच्छी बात यह थी कि क्लाइंट मिस्टर रोगो कोलोमन
क्लेन के काम से बहुत ज्यादा खुश था। उसने डील के हिसाब से 10 पाउंड्स तो दिए ही, ऊपर से 50% का बोनस भी दिया, मतलब टोटल 15 पाउंड्स। एक ज्वेलरी बिजनेसमैन के हिसाब से ये जेनरोसिटी बनती भी थी, लेकिन क्लेन की सोच के वही चल रही थी। वो सोचने लगा कि यार ये बंदा अमीर तो है, पर बैकलैंड के वेस्ट बोरो और एम्प्रेस बोरो के असली अमीरों के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर उसका दिमाग पैसों के कैलकुलेशन में लग गया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही रिलेटेबल बात है। वो मन ही मन कंपेयर कर लगा। सोचो मिस शेरन जो एक सीक्वेंस 5 बियॉन्डर है, वो 3 दिन के 1000 पाउंड्स चार्ज करती है, और मैं एक सीक्वेंस 7 वाला, मुझे दिन के सिर्फ 15 पाउंड्स मिल रहे हैं। ये डिफरेंस कितना ज्यादा है, मतलब जमीन आसमान का फर्क। यहाँ से आपको पावर लेवल और कमाई का सीधा कनेक्शन समझ में आता है। खैर, फिर वो थोड़ा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता है कि अगर मुझे रोज ऐसे ही मिशंस मिलते रहें तो साल का इनकम 5400 पाउंड्स तक पहुंच जाएगा। ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि वो बैकलैंड के टॉप मिडिल क्लास में आ जाएगा। यहाँ तक कि बैकलैंड बैंक का टॉप मैनेजर भी साल का 5000 पाउंड्स ही कमाता है। लेकिन अगले ही पल उसे रियलिटी याद आ जाती है। ये सब तो बस खैली पुलाव है। डिटेक्टिव्स को काम रोज रोज कहाँ मिलता है। और फिर उसे याद आता है कि सीक्वेंस 6 में एडवांस कर्नेडियंस चाहिए, जो उनकी कीमत ही 3000 पाउंड से ज्यादा होगी। ये सोचकर ही उसके सर में दर्द होने लगता है। नॉर्मल लोगों के लिए ये इतनी बड़ी रकम है कि वो पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन फिर उसे अच्छी बात भी याद आती है। वो सोचता है कि चलो भले ही मैंने एक्टिंग मेथड सीख लिया है, पर सीक्वेंस 7 के पोर्शन को डाइजेस्ट करने में कम से कम 6 महीने से 3 साल तक लग सकते हैं। तो मेरे पास अभी पैसा बचाने और इंग्रेडिएंट्स के क्लूज ढूंढने के लिए काफी टाइम है। और तभी उसे अचानक याद आता है, अरे मिस जस्टिस ने तो मुझे 5000 पाउंड्स देने हैं। लेकिन फिर वो मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे ये भी पता है कि मिस जस्टिस की फाइनेंशियल सिचुएशन अभी ठीक नहीं चल रही। तो भाई, इन्हीं सब सोच विचार में डूबा हुआ क्लेन वो 15 पाउंड्स लेकर अपने घर मिस स्ट्रीट वापस आ जाता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहला काम ये करता है कि जो यूज की हुई पेपर फिगरीन थी उसे जला देता है और 2 नई बना लेता है। ये उसकी सावधानी को दिखाता है कि वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। शाम को वो स्टीम मेट्रो पकड़कर बैकलैंड ब्रिज डिस्ट्रिक्ट पहुंचता है, जहां बियॉन्डर्स की एक सीक्रेट गैदरिंग होने वाली थी। वहां पहुंचकर वो अपना पुराना लुक अपनाता है, एक आयरन मास्क जो सिर्फ चेहरे का ऊपरी हिस्सा ढकता है और एक हुड वाला ब्लैक रोब। अंदर जाकर वो नोटिस करता है कि इस बार गैदरिंग में आधे से भी कम लोग आए थे। उसे लगा कि शायद बाकी लोग लेट हैं, और वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। कुछ मिनटों के बाद गैदरिंग के ऑर्गेनाइजर ओल्ड मिस्टर आई ऑफ विजडम ने अनाउंस किया कि चलो शुरू करते हैं, बाकी लोग शायद नहीं आएंगे। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि शहर में जो सीरियल ला है उसकी वजह से नाइट का केस चल रहा है। मैंडेटेड पनिशर्स और मशीनरी हाइव माइंड जैसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। ऐसे माहौल में कोई भी अंडरग्राउंड भी और बाहर निकलकर रिस्क नहीं लेना चाहता। ये सुनकर क्लेन को समझ आया कि बियॉन्डर्स की दुनिया भी करंट अफेयर से अछूती नहीं है। तभी उसकी नजर मोटे से एपोथेकरी पर पड़ती है और उसे देखकर क्लेन के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उस एपोथेकरी ने अपनी पुरानी रट लगाई कि उसे स्प्रिंग ऑफ एल्व्स मैरो क्रिस्टल्स चाहिए और कीमत पर बात हो जाएगी। इस बार क्लेन ने बिना एक सेकंड गवाए तुरंत कहा, मेरे पास है। उसे डर था कि कहीं किसी और ने ये इंग्रेडिएंट ढूंढ लिया तो उसके स्टॉक की कीमत गिर जाएगी। एपोथेकरी को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा, सच में तुम्हारे पास है? क्लेन ने हाँ में जवाब दिया और अपना आयरन सिगार केस खोलकर वो एक शेप वाला क्रिस्टल दिखा दिया। एपोथेकरी तो उस क्रिस्टल को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी खोई हुई मोहब्बत मिल गई हो। उसने बिना किसी नैंग के तुरंत कहा, ही है, यही है। अब बारी थी नेगोशिएशन की। क्लेन ने स्माइल करते अपनी कीमत बताई, 300 पाउंड्स, और साथ में एपोथेकरी फॉर्मूला का एक क्लू। ये सुनते ही एपोथेकरी चौंक गया। एपोथेकरी फॉर्मूला का क्लू? ये तो तुम हो। उसे याद आ गया कि ये वही बंदा है जिसने पिछली बार उसे सेडेटिव मंगवाया था। फिर वो पछतावे में बोला, तुम सच में बहुत लकी हो, काश मैंने वो रास्ता चुना होता। इस पर क्लेन मन ही मन हंसता है कि हाँ भाई, मैं तो किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हूं जो गुड लक कंट्रोल करता है। थोड़ी बहस के बाद डील फाइनल हुई 300 पाउंड्स और क्लू पर। लेकिन यहाँ एक फनी ट्विस्ट आता है। जब अटेंडेंट पैसे और क्लू लेकर क्लेन के पास आया तो साथ में 4 ग्लास ट्यूब्स भी थीं। क्लेन ने पूछा, ये क्या है? एपोथेकरी ने जवाब दिया, भूल गए, तुम्हारा सेडेटिव जो मैंने स्पेशली बनाया था। 4 बॉटल्स के 2 पाउंड्स तो कैश टू 98 पाउंड्स है। क्लेन को याद आया कि हाँ, ये तो उसने मिस शेरन का भरोसा जीतने के लिए मंगवाया था, जिसकी अब जरूरत नहीं थी। खैर, उसने पैसे गिने, सेडेटिव रखा और उस नोट को खोला जिस पर क्लू लिखा था। क्लू में लिखा था, ब्रिज के साउथ साइड में रोज स्ट्रीट पर हार्वेस्ट चर्च में बिशप उतरावस्की से मिलो। अगर तुम उनका एक मिशन पूरा करने में मदद करोगे तो तुम्हें एपोथेकरी फॉर्मूला मिल जाएगा। ये पढ़ते ही समझ गया कि क्लू एकदम सही है, क्योंकि हार्वेस्ट चर्च ऑफ अर्थ मदर का ही एक कैथेड्रल था और वो प्लांटर और एपोथेकरी पाथवे को कंट्रोल करते थे। गैदरिंग आगे बढ़ती है, पर क्लेन को और कुछ खास नहीं मिलता। उसे अपने लिए एक बियॉन्डर वेपन खरीदना था, लेकिन वो फीमेल बियॉन्डर जिसका आर्टिसन से कनेक्शन था आज आई ही नहीं थी। और फिर गैदरिंग के सबसे सीरियस और इमोशनल मोमेंट की एंट्री होती है।
एक बंदा जिसका कोड नेम था स्ट्रे डॉग खड़ा होता है और मदद मांगता है। उसने बताया कि उसका एक दोस्त जो एक बहुत अच्छा फिजिशियन था, मैंडेटेड पनिशर्स के हाथों पकड़ा गया है। वो एक अनरजिस्टर्ड बियॉन्डर था और अब उसे लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के कैथेड्रल में कैद कर दिया गया है। वो उसे बचाने के लिए हेल्पर्स हायर करना चाहता था। ये सुनते ही आई ऑफ विजडम ने उसे तुरंत रोक दिया। स्ट्रे डॉग, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। एक कैथेड्रल में इतने मैंडेटेड पनिशर्स और सील्ड आर्टिफैक्ट्स होते हैं कि हम सब मिलकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे दोस्त की किस्मत का फैसला हो चुका है, खुद को उसी मुसीबत में मत डालो। स्ट्रे डॉग ने जब देखा कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है तो वो दर्द से चिल्लाया। लेकिन उसने गलत क्या किया था? उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ इसलिए कि एक पोशन पी लिया और बियॉन्डर बन गया। उसे ऐसी जगह कैद कर दिया जाएगा जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। वो उसे एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बना देंगे। क्यों, आखिर क्यों? उसकी दर्द भरी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और सब चुप थे, यहां तक कि वो बातूनी एपोथेकरी भी खामोश था। ये सीन इस दुनिया की कड़वी सच्चाई को दिखाता है कि ऑफिशियल चर्च वाइल्ड बियॉन्डर्स को एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह देखते हैं, क्योंकि उनके पास एक्टिंग मेथड नहीं होता। क्लेन, जो खुद एक ऑफिशियल बियॉन्डर रह चुका था, मन ही मन बस एक गहरी सांस ले सका। इसी भारी माहौल में गैदरिंग खत्म हो गई। जाते जाते क्लेन ने एक आखिरी सवाल पूछा कि क्या किसी के पास स्पेशल इफेक्ट्स वाले रिवॉल्वर और बुलेट्स हैं, जैसे प्यूरिफिकेशन या डीमन हंटिंग वाले। कोने में बैठी एक लेडी ने कहा कि वो अगले गैदरिंग तक पता करके बताएगी, जो शायद वही आर्टिसन वाली लेडी थी। गैदरिंग के बाद क्लेन सीधा अपने घर नहीं गया, बल्कि वो ईस्ट बोरो गया। वहां अपने कपड़े बदले और फिर उस जगह की तरफ निकल गया जहां न्यूमिनस एपिस्कोपेट का सस्पेक्टेड मेंबर कापुस्की रीड मतला था। एक नया क्लू हाथ लगते ही क्लेन बिना टाइम वेस्ट किए अपनी अगली इन्वेस्टिगेशन पर निकल पड़ा है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे क्लेन ने कुछ बच्चों और उनके टीचर को जॉम्बी के अटैक से बचाया था। अब जाहिर सी बात है, क्लेन इस मामले को ऐसे ही तो छोड़ने वाला नहीं था। उसे जानना था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे थे और उन्हें ये सब सिखा कौन रहा था। तो इस चैप्टर में क्लेन उस ग्रुप के लीडर यानी उस टीचर से मिलने जाता है जिसका नाम क्रिस्किड। तो भाई, कहानी शुरू होती है नॉर्थ बरो में कैपुस्की के घर से। वो बेचारा अपनी कुर्सी पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। शायद यही सोच रहा होगा कि अब उसका क्या होगा। वो एक पब्लिक स्कूल में सीनियर टीचर था, सैलरी भी अच्छी खासी थी, लेकिन उसके घर का हाल और उसके कपड़े देखकर लगता था कि वो काफी सिंपल लाइफ जीता है। अचानक उसे अपने कान में एक हल्की सी हंसी सुनाई दी और एक आवाज आई, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? क्या तुम्हें पुलिस का डर नहीं है? ये आवाज थोड़ी गहरी और अजीब थी, जैसे किसी लड़के की आवाज जो प्यूबर्टी से गुजर रहा हो। भाई, कैपुस्की तो ये सुनकर उछल ही पड़ा। उसने घबराकर जैसे ही सिर घुमाया तो देखा कि कुछ ही दूर पर एक फिगर बैठा हुआ है। उस आदमी ने नॉर्मल गर्मियों के कपड़े पहने थे, लेकिन उसका चेहरा पूरा धुंधला था, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। ये और कोई नहीं, अपना क्लेन था, जिसने अपनी हेलुसिनेशन पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छुपाई थी। मतलब एंट्री देखो भाई की, एकदम प्रोफेशनल बियॉन्ड वाली। कैपुस्की की तो हालत खराब हो गई। उसने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? क्लेन ने बड़े आराम से जवाब दिया, कल रात या कहूँ आज सुबह मैंने तुम सबकी जान बचाई थी। ये सुनते ही कैपुस्की थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसे समझ आ गया कि ये वही आदमी है जिसने उन्हें जंगल में उस जॉम्बी से बचाया था। उसने डरते डरते पूछा, तो आप ही वो हैं? आपने ही उस लाश को संभाला था? उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो कितना डरा हुआ है, क्योंकि क्लेन बिना किसी आहट के उसके घर में घुस आया था। कैपुस्की के मन में चल रहा था, अगर ये मुझे मारना चाहे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्लेन ने हंसते हुए कहा, तुम लोग लकी थे कि मैं वहां से गुजर रहा था, वरना जंगल में सिर्फ तुम्हारी लाशें मिलती, वो भी टुकड़ों में। अब मेरे सवाल का जवाब दो, तुम घर पर क्यों रुके रहे? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमने कितने बड़े क्राइम किए हैं? क्लेन ने अपनी स्पिरिट विजन से देख लिया था कि कैपुस्की कोई खतरनाक आदमी नहीं है, बल्कि एक रूकी है, एक नौसिखिया। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ बात से ही सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। कैपुस्की ने एक लंबी सांस ली और बोला, मुझे पता है, गैरकानूनी तरीके से लाशें खरीदना, कब्रें लूटना, इन सब के लिए मुझे 10 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है और चर्च मुझे अलग से सजा देगा। लेकिन जिन बच्चों के साथ मैं था, उनके पेरेंट्स मुझ पर केस नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बच्चे भी इस क्राइम में शामिल थे। फिर उसने बताया, कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता दिया है, तो उनके पेरेंट्स गैंगस्टर्स भेजकर मुझे धमकी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर स्कूल से रिजाइन दे दूं और शहर छोड़कर चला जाऊं, और मैं मान गया हूं। ये सुनकर क्लेन ने सिर हिलाया। अच्छा है कि तुम जगह बदल रहे हो, लेकिन आगे से ऐसी हरकतें मत करना। मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर क्राइम करवाना बहुत घिनौना काम है। कैपुस्की ने डरते हुए कहा, अब कभी नहीं करूंगा। मुझे अंदाजा ही था कि ये इतना खतरनाक होगा। मुझे तो बस लगा कि हम सबका इंटरेस्ट एक जैसा है और मैं उन्हें इमोर्टैलिटी यानी अमरता के सीक्रेट सिखाना चाहता था। क्लेन को समझ आ गया कि ये आदमी न्यूमिनस एपिस्कोपेट का मेंबर नहीं लगता, ये तो बस एक क्रेजी इंसान है। तो क्लेन ने सीधे पॉइंट पर आकर पूछा, पू तुम्हें ये स्पिरिट डांस किसने सिखाया? कैपुस्की पहले तो चौंका, फिर बोला, स्पिरिट डांस? ओह, मैं तो इसे डांस और डेथ कहता हूँ। ये मुझे एक बूढ़े जेंटलमैन ने सिखाया था। अब यहाँ से कहानी में एक फिल्मी ट्विस्ट आता है। कैपुस्की ने बताया,
वो एक आवारा आदमी था जो बीमारी की वजह से मेरे घर के सामने बेहोश हो गया था। मैं उसे घर ले आया, उसकी देखभाल की, लेकिन उसने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया और कहा कि मौत अंत नहीं है। मुझे ऐसी बातों में हमेशा से इंटरेस्ट था, तो हमारी दोस्ती हो गई। उसने मुझे खुश करने के लिए एक मच्छर को मारकर वापस जिंदा करने का मैजिक भी दिखाया। ये सुनते ही क्लेन के मन में आया, भाई ऐसी कहानी वाली तो मैंने 10 से ज्यादा नॉवेल्स पढ़ी हैं अपनी पिछली लाइफ में। एक बूढ़ा बाबा मिलता है, उसे बचाओ और वो तुम्हें सुपर पावर्स दे जाता है। कैपुस्की ने आगे बताया, कुछ दिन उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया जिसमें डांस ऑफ डेथ भी था, लेकिन वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा और मरने से पहले उसने बस ये एक कॉपर की सीटी दी। ये कहकर कैपुस्की ने अपनी जेब से एक चमकती हुई कॉपर की सीटी निकाली। क्लेन ने अपने मन में मजाक किया, ऐसी एक सीटी तो मेरे पास भी है, बस वो शायद एंसेस्टर ग्रेड की है। उसने पूछा, ये कब की बात है? वो दिखता कैसा था और तुमने उसे कहाँ दफनाया? कैपुस्की ने बताया, 6 महीने पहले की बात है। उसके चेहरे पर लाल धब्बे थे और मैंने उसे अपने पीछे वाले गार्डन में ही दफना दिया था। क्लेन समझ गया कि ये मिस्टर एजिक तो नहीं है, लेकिन जरूर न्यूनस एपिस्कोपेट का कोई मेंबर होगा। फिर क्लेन ने अगला सवाल पूछा, उसने तुम्हें और क्या सिखाया? कैपुस्की ने बड़ी ईमानदारी से कहा, लाश को जिंदा करने वाला रिचुअल तो मैंने आधा ही सीखा था, बाकी का मैंने लोक कथाओं और सुनी सुनाई बातें खुद किया था। क्लेन ने मन में सोचा, ओह बेचारी काली बिल्ली, गॉडेस तुम्हारी आत्मा को शांति दे। कैपुस्की ने फिर वो सीटी दिखाते हुए कहा, और ये सीटी, मुझे लगता है ये दूसरी दुनिया से कम्युनिकेट करने की चाबी है। और भाई ये सीन इस चैप्टर का सबसे फनी पार्ट है। कैपुस्की ने वो सीटी बजाना शुरू कर दिया और बोला, जब भी मैं इसे बजाता हूँ आसपास का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, ऐसा लगता है कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे खींच रहा है। उधर क्लेन ने अपनी स्पिरिट विजन ऑन कर रखी थी और उसने जो देखा वो देखकर उसकी हंसी छूटने वाली थी। जैसे ही कैपुस्की ने सीटी बजाई, जमीन से एक भयानक सा क्रिएचर बाहर निकला। एक खोपड़ी जिस 3 आंखें थी और उसके चारों ओर काले टेंटिकल्स थे। वो क्रिएचर बार बार कैपुस्की के पैर को छू रहा था, जैसे कह रहा हो, भाई लेटर दे, मुझे जाना है। लेकिन कैपुस्की को तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, वो तो बस मजे ले रहा था। वो बड़े एक्साइटमेंट में क्लेन से बोला, फील हुआ, देखो ठंड बढ़ गई ना, गैस लैंप भी डिम हो गए, कोई मुझे देख रहा है। वो बेचारा मैसेंजर थोड़ी देर इंतजार करके जब से कोई लेटर नहीं मिला तो मुंह लटकाकर वापस जमीन में चला गया। ये देखकर क्लेन ने अपने मन में कहा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ये रुकी नहीं है, ये तो पूरा का पूरा नूब है, इसे तो अभी मिस्टिसिज्म की दुनिया का दरवाजा तक नहीं मिला। खैर, इस कॉमेडी के बाद क्लेन ने कमांडिंग टोन में कहा, मुझे उस बूढ़े आदमी की कब्र के पास ले चलो। कैपुस्की उसे लेकर पीछे गार्डन में गया और एक पेड़ के नीचे की जगह बताई। क्लेन साइड में खड़ा देखता रहा और कैपुस्की ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ऊपर का पत्थर हटाया, अंदर का सीन देखकर कैपुस्की जोर से चीखा और डर के मारे पीछे गिर गया। कब कोई लाश या हड्डियां नहीं थीं, वहां सिर्फ सफेद पंख थे जो पीले रंग के तेल में भीगे हुए थे। ये एक खतरनाक साइन था और इसे देखते ही क्लेन समझ गया कि वो बूढ़ा आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि न्यूमिनस एपिस्कोपेट का एक खतरनाक मेंबर था। और कहानी एक सीरियस मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्लेन कैपुस्की नाम के एक बंदे के साथ मिलकर एक पुरानी कब्र खोद रहा था। उसे उम्मीद थी कि वहां उसे उस कॉपर वेसल के मालिक की डेड बॉडी मिलेगी, जिससे वो कुछ सुराग निकाल सके। लेकिन भाई कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है उसी कब्र के सीन से, जहां क्लेन और कैपुस्की ने कब्र तो खोद ली, पर अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। कब्र के अंदर कोई बॉडी थी ही, बस कुछ पीले तेल से सने हुए सफेद पंख पड़े थे। भाई सिर्फ सफेद पंख। ये देखते ही क्लेन के दिमाग में सबसे पहला शब्द आया, एंजल। अब देखो, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की दुनिया में जो 7 मेजर चर्चेस हैं, उनकी कहानियों में एंजल्स का जिक्र बार बार आता है और उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है उनकी पीठ पर मौजूद प्योर व्हाइट विंग्स। तो एक पल के लिए क्लेन को लगा कि क्या ये बूढ़ा आदमी सच में कोई एंजल था, लेकिन अगले ही पल उसे मिस्टर एजिक की बात याद आ गई। याद है, मिस्टर एजिक ने उसे अपने सपनों के बारे में बताया था, जिसमें वो अपनी अलग अलग जिंदगियां देखते थे। उन्हीं सपनों में से एक सीन था एक अंधेरे मकबरे का, जहां कई ताबूतों में ऐसी लाशें थी जिनकी पीठ से सफेद पंख उग रहे थे। तो अब क्लेन कंफ्यूज हो गया, क्या ये डेथ पाथवे की कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है या फिर ये न्यूमिनस एपिस्कोपेट नाम के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का कोई अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट। यहाँ मुझे क्लेन की एक बात बहुत सही लगी कि इतना कुछ होने के बाद भी वो एकदम शांत रहा। उसने अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल रखा। उसने अंदाजा लगाया कि ये बंदा कोई पावरफुल एंजल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस 2 या सीक्वेंस 1 का बियॉन्डर मरता है तो उसके आसपास बहुत भयंकर असर होता है। जैसे कि टिंजेंसिटी में एक होली आर्टिफैक्ट था जो एक सेंट की राख थी और वो अपने आसपास की चीजों को सील कर देती थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर क्लेन के दिमाग में एक और थ्योरी आई, क्या पता असल में मरा ही ना हो, शायद वो मिस्टर एजिक जैसा हो, मतलब जो बार बार जिंदा हो जाता है। ये सोचकर क्लेन नीचे झुका और उसने अपने ग्लव्स वाले हाथ से 3 सफेद पंख उठा लिए। उसने प्लान बनाया कि वो घर जाकर ग्रे फॉग के ऊपर इन पंखों की डिविनेशन करेगा, मतलब इनकी सच्चाई जानने की कोशिश रहेगा। इतनी देर में कैपुस्की, जो अब तक शॉक में था, उसे होश आया। वो डरते डरते क्लेन के पास आया और कांपती हुई आवाज में पूछा, बॉडी कहाँ है? क्लेन ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, शायद वो खुद ही यहां से चला गया।
ये सुनकर तो कपुस्की की हालत और खराब हो गई। वो हॉरर फिल्मों के कैरेक्टर की तरह डर से कांपने लगा। वो बड़बड़ाया, लेकिन मैंने तो उस पर कोई जिंदा करने वाला रिचुअल यूज ही नहीं किया था। क्लेन ने कुछ सेकंड उसे घूरा और फिर एक बहुत ही गहरी लाइन बोली, डेथ इज नॉट द एंड। मौत अंत नहीं है। ये लाइन कपुस्की के अपने बिलीफ सिस्टम का हिस्सा थी और यही सुनकर वो सबसे ज्यादा डर गया। उसने पूछा, क्या वो वापस आएगा? अब क्लेन को समझ आया कि वो जो कॉपर विसल थी वो शायद उसी बूढ़े आदमी के मैसेंजर को बुलाती थी। मतलब उस मैसेंजर को लेटर देना उस मरे हुए आदमी को लेटर देने जैसा था। ये सोचकर क्लेन ने कपुस्की को बस एक वार्निंग दी, दोबारा उस कॉपर विसल को मत बजाना। कपुस्की ने डर के मारे वो विसल क्लेन को ही दे दी और कहा कि इसे कहीं दूर फेंक दो। क्लेन ने विसल ले ली क्योंकि उसका इरादा था कि सही मौका देखकर वो उस मरे हुए आदमी को एक लेटर भेजेगा और देखे क्या होता है। ये होती है एक असली एडवेंचरर की निशानी, हमेशा रिस्क लेने को तैयार। इसके बाद क्लेन ने कपुस्की को कब्र वापस भरने को कहा और उससे स्पिरिट डांस के बारे में कुछ और जानकारी ली। फिर वहां से निकलकर वो ईस्ट बोरो गया, अपने कपड़े बदले और वापस अपने घर आ गया। अब आया इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। क्लेन उन 3 सफेद पंखों और कॉपर विसल को लेकर ग्रे फॉग के ऊपर चला गया। वहां द फूल की कुर्सी पर बैठकर उसने एक कागज पर डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा। इसकी शुरुआत, वो जानना चाहता कि ये पंख आए कहां से। उसने पंखों को हाथ में पकड़ा, आंखें की और एक सपने जैसी दुनिया में चला गया। वहां चारों तरफ धुंधला धुंधला सा अंधेरा था। अचानक उस अंधेरे पर क्रिम्सन मूनलाइट की रोशनी पड़ी और जमीन में से एक पीला पतला हाथ बाहर निकला। एक फिगर धीरे धीरे जमीन फाड़कर बाहर आया। उसकी पीठ पर कपड़े फटे हुए थे और उन फटी हुई जगहों से एक के बाद एक सफेद पंख उग रहे थे। उस आदमी ने अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर लाल धब्बे, उसकी आंखें एकदम खाली और इमोशनलेस थीं, जैसे कोई ज़ॉम्बी हो। वो फिगर बस चलने लगा और अंधेरे में कहीं दूर जाकर गायब हो गया। ये विजन इतना क्रीपी था कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। सपना टूटा और क्लेन की आंखें खुली। उसे समझ आया कि ये लाश मिस शेरॉन जैसी एक वृत्त की तरह थी, लेकिन उसे अलग भी थी। ये बॉडी और स्पिरिट के बीच में फंसी हुई एक अजीब सी चीज थी जो रियल वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड दोनों से कनेक्टेड थी। फिर क्लेन ने उस कॉपर पर विसल को यूज करने का खतरा डिविनेशन से चेक किया और भाई, उसे बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। मतलब उसे यूज करना बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो फिलहाल के लिए उसने विसल को यूज करने का प्लान ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ से सीन कट होता है और कहानी एक दूसरे कैरेक्टर पर फोकस करती है। सुबह सुबह एम्प्रेस बोरो के एक जंगल में एक गोल मटोल चेहरे वाला आदमी था जो एक अपोथेकेरी यानी दवा बनाने वाला था। वो वहां चुपके से उगाए हुए हर्ब्स इकट्ठा कर रहा था। काम खत्म करने के बाद वो खुद से बात करने लगा, मेरी फिजिकल हेल्थ तो सच सुधर गई है, लेकिन मेरा सीक्वेंस 8 बीस टेमर क्यों है? इसका अपोथेकेरी से क्या लेना देना? उसका लॉजिक ये था कि अपोथेकेरी में जानवरों और पौधों को यूज करता है और 20 टेमर जिंदा जानवरों को। तो क्या उसका अगला सीक्वेंस 7 इंसानों को काबू करने वाला होगा? ये सोचते सोचते उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने पास की झील की तरफ देखा। वहां एक बहुत बड़ा गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता खुशी से भाग रहा था और ये कोई और नहीं, हमारी प्यारी सू ऑड्रे की डॉग। सूजी को भी लगा कि कोई उसे घूर रहा है और जैसे ही उसकी नजरें उस आदमी से मिली, पल के लिए जम गई। फिर वो इतनी तेजी से वहां की कि गायब ही हो गई। उधर सूजी भागकर सीधा ऑड्रे के पास पहुंची जो पियानो बजा रही थी। उसने हाँफते हुए कहा, ऑड्रे में अभी एक बहुत डरावने आदमी से मिली। उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। ऑड्रे ने पूछा, वो क्या करना चाहता था? सूज ने कहा, पता नहीं, पर मुझे इंट्यूशन हुई कि वो बहुत खतरनाक है, जैसे वो मेरा नेचुरल एनिमी हो। ये सुनकर ऑड्रे को थोड़ी हंसी आ गई। डॉग का नेचुरल एनिमी? उसने सूजी को उस जंगल में जाने से मना कर दिया। फिर सूजी ने नोटिस किया कि ऑड्रे का मूड खराब है। ऑड्रे ने बताया कि आज शाम की बियोंडर गैदरिंग कैंसिल हो गई है और वो सूजी के लिए कुछ बियोंडर इंग्रेडिएंट्स एक्सचेंज करने वाली थी। ये सब शहर में हो रहे सीरियल किलिंग्स की वजह से हुआ था। अब सीन वापस क्लेन पर आता है। सैटरडे की सुबह क्लेन अपने घर पर बचपन की एक पसंदीदा डिश बना रहा था। वो खाना खा ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। क्लेन को लगा कि कोई नया क्लाइंट आया होगा। दरवाजा खोलने से पहले ही उसे अपने स्पिरिचुअल विजन में आने वाले मेहमान की इमेज दिख गई। ये एक मिडिल एज जेंटलमैन थे जिनका नाम था आइजनगार्ड स्टैंटन, शहर के सबसे फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव्स में से एक, वही डिटेक्टिव जिसे पुलिस से भी इन्विटेशन मिलता था। क्लेन हैरान था कि इतना बड़ा डिटेक्टिव उसके पास क्या करने। उसने दरवाजा खोला और आइजनगार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मोरियार्टी, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। उसने क्लेन की तारीफ की और बचाता है कि क्लेन उसके साथ मिलकर शहर के सीरियल किलर को ढूंढे। और फिर उसने सबसे बड़ा बॉम्ब फोड़ा। पुलिस ने किलर को पकड़ने के लिए 2000 पाउंड्स का इनाम रखा है। और इसी क्लिफहैंगर पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या क्लेन ये ऑफर एक्सेप्ट करेगा और क्या वो दोनों मिलकर इस खतरनाक किलर को पकड़ पाएंगे? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो भाई, चैप्टर की शुरुआत होती है एक जबरदस्त न्यूज के साथ। बैकलैंड में एक सीरियल किलर का आतंक फैला हुआ है और उसको पकड़ने के लिए जो इनाम रखा गया है वो है पूरे 2000 पाउंड्स। अब जरा सोचो, ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि बैकलैंड के सारे बाउंटी हंटर्स और प्राइवेट डिटेक्टिव्स पागल हो जाएंगे इसके पीछे। ये कोई समुंदर में घूमने वाला वाइस एडमिरल हरिके नहीं था जिसे पकड़ना मुश्किल हो। ये एक ऐसा टारगेट था जो शहर के अंदर ही था।
मतलब पहुंच के अंदर क्लेन अपने मन में हिसाब लगाता है कि एक सीक्वेंस 5 के लेवल का पायरेट 10,000 पाउंड्स का होता है, तो एक सीक्वेंस 6 का मर्डरर 3 से 4,000 पाउंड्स का तो होना ही चाहिए। तो क्या नाइट हॉक्स और मैंडेटेड पनिशर्स ने इस किलर को सीन 7 का समझकर गलती कर दी? और यहीं क्लेन को टैरो क्लब में दसन की बताई हुई बात याद आती है। उसने बताया था कि किलर एक पुराना रिचुअल फॉलो कर रहा है, शायद इसी वजह से चर्चेस के पास इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। खैर ये सब क्लेन के दिमाग में चल ही रहा होता है कि कहानी प्रेजेंट में आती है बैकलैंड का एक बहुत ही फेमस डिटेक्टिव जिसका नाम था आइसनगार्ड स्टैंटन। वो खुद क्लेन ही हमारे शर्लॉक मोरियार्टी के पास चलकर आता है। आइसनगार्ड उसे इस केस में साथ काम करने का ऑफर देता है। वो शहर के बेस्ट डिटेक्टिव्स की एक टीम बना रहा था। अब भाई सिचुएशन देखो, क्लेन के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा रिस्क भी। उसका पहला रिएक्शन था, मेरा क्या ओपिनियन। वो एकदम ब्लैंक हो गया था, क्योंकि एक नॉर्मल प्राइवेट डिटेक्टिव तो फौरन हाँ बोल देता। इतना बड़ा इनाम और आइसनगार्ड जैसे बड़े डिटेक्टिव के साथ काम करने का मौका, मतलब डिटेक्टिव सर्कल्स में नाम बन जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्लेन कोई नॉर्मल डिटेक्टिव नहीं था। उसे सबसे बड़ा डर ये था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं उसका सामना नाइट हॉक से ना हो जाए। माना कि उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी, चश्मा लगा लिया था और हेयर स्टाइल भी बदल लिया था, लेकिन अगर मैडम डेली ने उसे पहचान लिया तो पूरा गेम ही खत्म हो जाता। लेकिन वो सीधे सीधे मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बहुत सस्पिशियस लगता। और दिल के एक कोने में क्लेन सच में उस डेविल को पकड़ना भी चाहता था, ताकि और मासूम लड़कियों की जान बच सके। तो कुछ सेकंड्स सोचने के बाद क्लेन ने एक बहुत ही स्मार्ट रास्ता निकाला। वो स्माइल करते हुए कहता है, मैं आजकल एक बहुत मुश्किल केस में फंसा हुआ हूं, तो मेरे पास दा खाली टाइम नहीं है। और इससे पहले कि आइसनगार्ड कुछ बोलता, क्लेन आगे कहता है, लेकिन हाँ मैं डिस्कशन में हिस्सा ले सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन एनालाइज करने में हेल्प कर सकता हूँ, पर मैं खुद जाकर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा। मतलब देखा लड़के का दिमाग, उसने बीच का रास्ता निकाल लिया। वो टीम का हिस्सा भी रहेगा और फील्ड पर जाने के रिस्क से भी बच जाएगा। उसने मन में सोच लिया था कि वो बाद में डिवाइनेशन करके भी चेक कर लेगा कि कोई खतरा है नहीं। आइसनगार्ड को भी ये आइडिया ठीक लगा। उसने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी लोग हैं, मुझे तो तुम्हारी रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत है। उसने क्लेन की तारीफ भी की कि कैसे क्लेन ने बिना किसी रिसोर्स के साइबर वाले केस को ईस्ट बालम डॉक तक ट्रेस कर लिया था। आइसनगार्ड ने वादा किया कि इनाम मिलने पर सबके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बराबर हिस्सा मिलेगा। इसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और पार्टनरशिप फाइनल कर लेते हैं। क्लेन को हाथ मिलाते हुए महसूस होता है कि आइसनगार्ड के हाथ इस ठंड में भी काफी गर्म थे, जिससे उसका शक और गहरा हो गया कि आइसनगार्ड भी एक बियॉन्डर हो सकता है। फिर आइसनगार्ड बताता है कि उसने सुबह 9 बजे अपने घर पर बाकी टेक्स की मीटिंग बुलाई है और उन्हें वहीं चलना चाहिए। क्लेन तैयार होने के लिए बाथरूम जाता है और वहां चुपके से ग्रे फॉग के ऊपर जा डिवाइनेशन करता है। जब उसे लगता है कि सिचुएशन सेफ है, तो वो वापस आकर अपना कोरहैट पहनकर आइसनगार्ड के साथ निकल जाता। रास्ते में आइसनगार्ड उससे पूछता है कि उसे साइबर के केस में डॉक यूनियन का कनेक्शन कैसे पता चला। क्लेन को पता था कि ये सब झूठ, वो एक कहानी बनाता है। वो कहता है कि सबसे पहले तो रिपोर्टर माइक की मदद से ये एक कॉपीकैट मर्डर है, और फिर बाकी क्लूज को जोड़कर उसने अंदाजा लगाया था। ये सुनकर आइसनगार्ड भी इंप्रेस हो जाता है। जल्द ही उनकी गाड़ी हिल्स्टन बरो में एक पुरानी बिल्डिंग के सामने रुकती है। ये आइसनगार्ड का घर था। घर के अंदर रोशनी थोड़ी कम थी और माहौल काफी ग्लूमी था। आइसनगार्ड क्लेन को एक एक्टिविटी रूम में ले जाता है, जहां पहले से ही लगभग 16 डिटेक्टिव्स मौजूद थे। पूरा कमरा भरा हुआ था, और जैसे ही क्लेन अंदर घुसता है, उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, शर्लॉक। क्लेन हैरान होकर देखता है तो सामने डिटेक्टिव स्टुअर्ट बैठा था, जिससे वो कल ही मिला था। और सिर्फ वही नहीं, एडोल वाले केस की डिटेक्टिव कैसलाना और उस असिस्टेंट लिडिया भी वहीं थी। मतलब पूरी पुरानी गैंग वापस आ गई थी। स्टुअर्ट मजाक में कहता है, शायद ये सिंक्रोनिसिटी है, जिसके बारे में सोचो वो सामने आ जाता है। आइसनगार्ड सबको क्लेन से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसकी तारीफ करता है, जिससे बाकी डिटेक्टिव्स भी क्लेन को इज्जत की नजर से देखने लगते हैं। इसके बाद केस पर डिस्कशन शुरू होता है। सबसे पहले डिटेक्टिव स्टुअर्ट अपना पॉइंट रखता है। वो कहता है, पुलिस ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया कि किलर अपनी विक्टिम्स को पहचानता कैसे था कि वो पहले स्ट्रीट गर्ल्स थीं। उसका मानना था कि किलर का विक्टिम से कोई पुराना कॉन्टेक्ट रहा होगा, जो कि एक बहुत बड़ा क्लू था। लेकिन क्लेन मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि उसे तो पता था कि एक डेविल अपनी बियॉन्डर एबिलिटी से ये चीजें बस देखकर ही पहचान सकता है। बाकी डिटेक्टिव्स भी स्टुअर्ट की बात से सहमत होते हैं और कमरे में एक जोरदार बहस छिड़ जाती है। क्लेन पूरे टाइम चुपचाप सबकी बातें सुनता रहता है, और जब डिस्कशन लगभग खत्म होने वाला होता है, तब क्लेन अपना हाथ उठाता है। पूरा कमरा शांत हो जाता है और क्लेन कहता है, मुझे पिछले 20 सालों में बैकलैंड और पूरे किंगडम में हुए सारे अनसॉल्व्ड सीरियल मर्डर्स की जानकारी चाहिए। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि क्लेन करना क्या चाह रहा है। तभी आइसगार्ड पूछता है, तुम्हारा मतलब है कि ये इस किलर की पहली क्राइम सीरीज नहीं है? तो तुम्हें शक है कि वो पहले भी ऐसे क्राइम्स कर चुका है, भले ही उसका तरीका अलग रहा हो? क्लेन मन में सोचता है, यकीन है,
और भाई यहाँ क्लेन जो लॉजिक दिया वो एकदम नेक्स्ट लेवल था। उसने दसन से मिली जानकारी को यूज करके ये थ्योरी बनाई थी। उसका सोचना था कि अगर किलर सीक्वेंस 6 से सीक्वेंस 5 में एडवांस होने की कोशिश कर रहा है तो उसने सीक्वेंस 7 में क्या किया होगा। एबिस पाथवे में पोषण को डाइजेस्ट करने के लिए एक्टिंग मेथड फॉलो करना पड़ता है, मतलब उसे सीक्वेंस 7 में एक सीरियल किलर की तरह एक्ट करना ही पड़ा होगा। उसने जरूर पहले भी ऐसे मर्डर किए होंगे और जब वो नया नया था तब वो इतना सावधान और अनुभवी नहीं रहा होगा। उसने तब जरूर कोई ना कोई गलती की होगी, कोई ना कोई सुराग छोड़ा होगा और वही पुराना केस इस नए केस को सॉल्व करने की चाबी बन सकता है। क्लेन अपना पॉइंट सबके सामने रखता है और ये सुनकर आइसेनगार्ड स्टैंटन जैसा लेजेंडरी डिटेक्टिव भी पूरी तरह से इंप्रेस हो जाता है। वो ईमानदारी से तारीफ करते हुए कहता है, ब्रिलियंट आइडिया। और इस एक मूव से क्लेन उस कमरे में मौजूद सभी डिटेक्टिव्स के बीच अपनी एक अलग जगह बना लेता है। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम क्लेन को उसके एक्टिविटी रूम में देखते हैं, जहां वो फायरप्लेस के पास एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा है। उसके हाथ में कुछ पेपर्स हैं जो उसे जासूस आइसेनगार्ड स्टैंटन के असिस्टेंट ने अभी अभी दिए थे। हुआ ये था कि सुबह जब क्लेन ने सीरियल किलर वाले केस में अपना आइडिया दिया था तो सबको वो इतना पसंद आया कि उसकी तारीफ होने लगी। आइसेनगार्ड ने तो तुरंत वादा किया कि वो शाम तक पुलिस से सारी जरूरी इंफॉर्मेशन निकलवा कर देगा और उसने अपना वादा निभाया भी। मतलब ये बंदा सच में भरोसे के लायक है। साथ ही स्टुअर्ट जैसे दूसरे डिटेक्टिव्स भी क्लेन से काफी इंप्रेस थे। वो कह रहे थे कि हमें लगा था तुम अच्छे डिटेक्टिव हो, पर इतने आउटस्टैंडिंग होगे नहीं सोचा था। स्टुअर्ट तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो उसे बताना। बैकलैंड के डिटेक्टिव सर्कल्स में उसकी अच्छी खासी जान पहचान है। तो अब सिचुएशन ये थी कि क्लेन इस केस में और भी गहराई से इन्वॉल्व हो चुका था और इन्वॉल्वमेंट का मतलब है रिस्क। इसीलिए वो मन में सोचता है कि अगली टैरो क्लब मीटिंग में उसे वर्ल्ड के जरिए लिटिल सन से पूछना पड़ेगा। उसे जानना था कि सीक्वेंस 6 डेविल पाथवे के बियॉन्डर्स की क्या खासियतें होती हैं, उनकी पावर्स क्या हैं। पहले उसका प्लान्स केस में पढ़ने का था ही नहीं, इसलिए उसने कोई रिसर्च नहीं की थी। लेकिन अब जब उसने हेल्प करने का फैसला कर ही लिया है तो पूरी तैयारी के साथ करना बेहतर है। कम से कम अगर कोई खतरा सामने आए तो उसे पता तो होगा कि वो किस चीज का सामना कर रहा है। ये सब सोचने के बाद क्लेन अपना ध्यान वापस उन पेपर्स पर लगाता है। गैस लैंप की रोशनी में वो पिछले 20 इयर्स में लोएन किंगडम में हुए अनसॉल्व्ड सीरियल मर्डर केसेस की फाइल्स पढ़ने लगता है और सरप्राइजिंगली केसेस उतने ज्यादा नहीं थे जितने उसने सोचे थे। बैकलैंड में टोटल 4 और बाकी शहरों में 5, मतलब कुल मिलाकर सिर्फ 9 अनसॉल्व्ड केसेस थे पिछले 20 सालों में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो क्लेन भी यही सोचता है और उसे तुरंत जवाब भी मिल जाता है। देखो, भले ही इस दुनिया में अभी डीएनए जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उनके पास फिंगरप्रिंट इन्वेस्टिगेशन का एक बेसिक सिस्टम है और उससे भी बड़ी बात उनके पास बियॉन्डर्स की पावर्स हैं। मतलब मीडियमशिप, डिविनेशन, किसी के सपनों में घुस जाना, ये सब मेथड्स पुलिस के पास अवेलेबल हैं। हाँ, नॉर्मल मर्डर केस में पुलिस चर्च के स्पेशल बियॉन्ड टीम्स को परेशान नहीं करती, लेकिन जब बात सीरियल किलर की आती है तो मामला बहुत सीरियस हो जाता है। ऐसे केसेस से पब्लिक में डर फैलता है, पैनिक होता है, इसलिए पुलिस अपना बेस्ट दांव चलती है और बियॉन्डर्स की हेल्प लेती ही लेती है। इसीलिए इतने कम केसेस अनसॉल्व्ड थे, जो कि काफी लॉजिकल बात है। क्लेन अपना फोकस वापस फाइल्स पर लाता है और एक एक करके केस पढ़ने लगता है। उसके पास अभी डिविनेशन करने के लिए खास जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने 2 ऐसे केसेस चुने जो उसे करंट केस से जुड़े हुए लग रहे थे। पहला केस 4 साल पुराना था। इसमें 5 विक्टिम्स थे और सब में एक कॉमन पैटर्न था। वो सभी सिंगल प्रोस्टिट्यूट्स थीं जिनका एक बच्चा था। मरने से पहले उन्हें टॉर्चर किया गया था, लेकिन किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट का कोई सबूत नहीं मिला। उस समय पुलिस को लगा था कि किलर जरूर इन औरतों को जानता होगा, वरना उसे ये कैसे पता चलता कि वो सिंगल हैं और उनका एक बच्चा भी है। पुलिस ने आसपास रहने वालों, उनके रेगुलर कस्टमर्स पर शक भी किया, लेकिन असली कातिल कभी नहीं मिला। फाइल में यह भी लिखा था कि इस केस में तीनों बड़े चर्चेस के बियॉन्डर से भी मदद ली गई थी, लेकिन फिर भी केस सॉल्व नहीं हुआ। क्लेन सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है। चलो मान लिया कि एबिस पाथवे की पावर से ये पता लगाया जा सकता है कि कोई औरत प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन ये जानना कि वो सिंगल है और उसका एक ही बच्चा है, ये तो मिस्टिसिज्म के लॉ के हिसाब से भी बहुत मुश्किल है। पुलिस का शक सही था, किलर कोई जानकार ही था। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? क्या असली किलर भी मेरी तरह है, जो डिविनेशन, मीडियमशिप और ड्रीम इन्वेजन को रजिस्ट कर सकता है? ये पॉसिबल है। हो सकता है किलर के पास कोई स्पेशल आर्टिफैक्ट या कोई खास एबिलिटी हो। क्लेन मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, वाह, मैं तो अब एक किलर की तरह सोच रहा हूँ। सच में मोरियार्टी नाम के साथ पूरा इंसाफ कर रहा हूं। उसने डिसाइड किया कि वो पहले बैकलैंड के 4 केसेस पर ही फोकस करेगा। उसने एक प्लान बनाया। वो आइसेनगार्ड से कहेगा कि वो पुलिस के जरिए पुराने सस्पेक्ट्स के करंट एड्रेस और कंडीशन का पता लगाए
और फिर वो स्टुअर्ट से कहेगा कि वो दूसरे डिटेक्टिव्स की मदद से उन लोगों पर नजर रखे। इस तरह क्लेन खुद सीन में आए बिना सारी जानकारी इकट्ठा कर सकता है और ऑफिशियल बियॉन्डर से बच सकता है। और जब उसे किसी सस्पेक्ट की कोई पर्सनल चीज मिल जाएगी तो वो उसे ग्रे फॉग के ऊपर ले जाकर अपना फाइनल डिविनेशन करेगा। देखा कितना सॉलिड और सेफ प्लान है। दूसरा केस जो उसने चुना वो 11 साल पुराना था। इसमें लगातार 4 लोगों की डिसमेंबर्ड बॉडीज मिली थी, मतलब शरीर के टुकड़े करके फेंके गए थे। शुरू में पुलिस को लगा कि ये अलग अलग केसेस हैं, लेकिन बाद में बॉडी को हैंडल करने तरीके से उन्हें शक हुआ और तब जाकर कंफर्म हुआ कि ये एक सीरियल किलर का काम है। विक्टिम्स में आदमी और औरतें दोनों थे जो देर रात काम से घर लौट रहे। उनके साथ कोई लूटपाट नहीं हुई थी और उनमें आपस में भी कोई कनेक्शन नहीं था। इस केस में सबसे बड़ी गलती ये बहुत टाइम वेस्ट हो गया और जब तक पुलिस सीरियस हुई सारे सुराग मिट चुका है। क्लेन सोचता है अगर शुरू में ही किसी स्पिरिट मीडियम की हेल्प ली होती तो शायद मरने वाले की आत्मा ही कातिल तक ले जाती। लेकिन ये भी हो सकता है कि कातिल इतना पावरफुल हो कि उसने आत्मा को भी खत्म कर दिया हो, जैसा कि इस केस में लग रहा है। अब तो उन विक्टिम्स की राख ही बची होगी जिससे इन्वेस्टिगेशन करना लगभग नामुमकिन है। ये सब सोचते सोचते शाम हो जाती है। क्लेन फाइल्स बंद करता है और अपनी कुर्सी से उठता है। उसे आज रात एक और बहुत जरूरी काम करना था। उसे एपोथेकेरी पोशन का फार्मूला चाहिए था और इसके लिए उसने पहले ही डिविनेशन करके पता लगा लिया था कि उसे कहाँ जाना है। एक एपोथेकेरी को अपने सबऑर्डिनेट के तौर पर रखना क्लेन के लिए बहुत फायदेमंद था। सोचो अगर वो कभी घायल हो जाए या बीमार पड़ जाए या किसी दुश्मन के हमले का शिकार हो तो एक भरोसेमंद एपोथेकेरी उसकी जान बचा सकता है। तो क्लेन अपना भेस बदलता है और स्टीम मेट्रो पकड़कर टसॉक रिवर पार करके ब्रिज के साउथ वाले डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाता है। वो रोज स्ट्रीट पर बने छोटे से हार्वेस्ट चर्च को ढूंढता है। ये चर्च मदर अर्थ की पूजा करने वालों का था। रात का समय था। चर्च में लाइट्स बहुत डिम थीं और अंदर एक भी भक्त नहीं था। पूरा माहौल शांत और थोड़ा मिस्टीरियस था। क्लेन साइड से चुपके से अंदर घुसता है। उसने सिर्फ इल्यूजन पर भरोसा नहीं किया बल्कि अपने चेहरे पेंट लगा अपना हुलिया भी बदला था ताकि कोई उसे पहचान न सके। चर्च के हॉल में सामने मदर अर्थ का एक बड़ा सा प्रतीक बना हुआ था जिसके दोनों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। वहीं सबसे आगे वाली बेंच पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी बैठा था। उसकी उम्र करीब या 50 के आसपास होगी। वो पादरियों वाले ब्राउन कपड़ों में था और सिर्फ उसके बैठने के अंदाज से ही एक बहुत भारी और पावरफुल फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई छोटा मोटा पहाड़ बैठा हो। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। अचानक वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी हल्की नीली आंखें चमक उठती हैं। वो बिना सिर उठाए एक बहुत ही गहरी और शांत आवाज में बोलता है, मदर का चर्च किसी को मना नहीं करता, तुम मेन दरवाजे से क्यों नहीं आए? क्लेन अंधेरे से बाहर निकलता और पूछता है, क्या आप बिशप उट्रावस्की हैं? वो लंबा आदमी धीरे से जवाब देता है, मुझे फादर कहना पसंद है, फादर उट्रावस्की। क्लेन जानबूझकर मुस्कुराता है और कहता है, आपका नाम और आपकी हाइट देखकर लगता है कि आप फेसेक एम्पायर से हैं, तो फिर आप अर्थ मदर में क्यों विश्वास करते हैं? बिशप उट्रावस्की अपना सिर थोड़ा उठाते और सामने बने प्रतीक को देखते हुए इमोशनल होकर कहते हैं, मेरा जन्म फेसेक में हुआ था। मैं एक ऐसा इंसान था जिसे लड़ाई और खून खराबे का जुनून था। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक बड़ा क्राइम किया और वहां से भागकर एक बेरहम समुद्री डाकू बन गए। लेकिन इससे पहले कि मेरी आत्मा पूरी तरह से नर्क में गिर जाती, मैं किस्मत से अर्थ मदर के एक मिशनरी से मिला। उस दिन के बाद मुझे जिंदगी की कीमत समझ आई। मैंने अपने खूनी अतीत के प्रायश्चित के लिए कसम खाई कि मैं दूसरे देशों में मदर का विश्वास फैलाऊंगा और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। ये सब बोलते हुए फादर उट्रावस्की खड़े। भाई साहब, वो जैसे ही खड़े हुए क्लेन हैरान रह गया। उस आदमी की हाइट 2.2 मीटर से भी ज्यादा थी और उसका शरीर किसी चट्टान की तरह मजबूत था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कहानियों का कोई जायंट, कोई दैत्य आज असल में धरती पर आ गया हो। क्लेन को अपनी गर्दन पूरी ऊपर उठानी पड़ रही थी उसका चेहरा देखने के लिए। फादर उट्रावस्की ने नीचे देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्लेन सीधे पॉइंट पर आता है, मैंने सुना है आपके पास एक रिक्वेस्ट है और उसके बदले में आप एपोथेकेरी का फार्मूला इनाम में दे रहे हैं। बिशप कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाते हैं। हाँ, ये सच है, क्लेन पूछता है। तो फिर क्या टास्क है? उट्रावस्की उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखते और कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर सकते हो। क्लेन थोड़ा फ्राउन करता है और कहता है, शायद मैं कर सकता हूँ, मुझे डिटेल्स तो बताएं। उट्रावस्की एक विशाल खंभे की तरह खड़े रहते हैं और कुछ सेकंड्स बाद कहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद करते हैं और एक ऐसा शब्द बोलते हैं जिसे सुनकर क्लेन के पैरों तले जमीन खिस गई होगी। लेकिन फिर बिशप अपनी बात को क्लियर करता है और कहता है, पुराने मुझे को मार दो। अब ये और भी कंफ्यूजिंग था। मतलब पास्ट में जाकर किसी को कैसे मार सकते हैं? ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। क्लेन भी यही सोच रहा था कि ये बिशप पागल तो नहीं हो गया है। फिर उट्रावस्की ने पूरी बात समझाई और ये बात बहुत गहरी थी।
उसने कहा कि उसके अंदर उसकी एक पुरानी पर्सनैलिटी अभी भी जिंदा है जो उसके दिल की गहराइयों में रहती है। ये वो पर्सनैलिटी थी जब वो एक खूंखार लड़ाकू और किलर हुआ करता था। मतलब बेसिकली उसके अंदर एक स्प्लिट पर्सनैलिटी का केस था और ये कोई नॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं थी। बियॉन्डर वर्ड में इसका मतलब था कि अगर उसकी पुरानी वायलेंट पर्सनैलिटी ने उसकी अभी की शांत पर्सनैलिटी पर काबू पा लिया तो वो अपना कंट्रोल खो देगा और एक खतरनाक मॉन्स्टर बन जाएगा। ये सुनकर क्लेन को सिचुएशन की ग्रेविटी समझ आई। वो एक सूडो साइकोलॉजिस्ट की तरह सोचने लगा कि ये तो एक सीरियस केस है। बिशप ने बताया कि उसने अपने चर्च के हीलर्स से भी मदद लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी कहा कि ये सिर्फ एक दिमागी बीमारी नहीं है, ये लूजिंग कंट्रोल के कगार पर है। तो अब सवाल था कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। बिशप ने बताया कि सालों की खोज के बाद उसे एक बहुत ही मिस्टिकल आइटम मिला है जो शायद किसी पुराने ड्रैगन का अवशेष है। अब ये आइटम बहुत खास था। ये किसी को भी टारगेट के सोल या ड्रीमलैंड के सबसे गहरे हिस्से में जाने की पावर देता था। वहां जाकर वो टारगेट के पास्ट को एक असली सीन की तरह देख सकता था और उससे लड़ सकता था। बिशप चाहता कि क्लेन उस ड्रीमलैंड में जाए, उसके पुराने सेल्फ से लड़े और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। मतलब एक तरह से दिमागी दुनिया में घुसकर एक पर्सनैलिटी को मारना था। ये कॉन्सेप्ट ही इतना क्रेजी था कि क्लेन भी हैरान रह गया। लेकिन जाहिर सी बात है, इस काम में रिस्क भी बहुत बड़ा था। बिशप ने क्लेन को सारी वार्निंग्स दी। पहला रिस्क ये था कि उसकी पुरानी पर्सनैलिटी बहुत चालाक थी। वो क्लेन को ड्रीम के अंदर ड्रीम में फंसा सकती थी, जिससे उसे समझ ही नहीं आता कि असली क्या है और नकली क्या। दूसरा और सबसे खतरनाक रिस्क था टाइम लिमिट। ये मिशन सिर्फ 5 मिनट्स का था। अगर 5 मिनट्स के अंदर क्लेन ने काम पूरा नहीं किया तो वो मिस्टिकल आइटम उसे हमेशा के लिए उसी ड्रीम में कैद कर लेगा। उसका शरीर तो बाहर की दुनिया में रहेगा, लेकिन उसका दिमाग कभी वापस नहीं आ पाएगा। मतलब वो एक वेजिटेबल बन जाएगा। ये सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, कितना भयानक है। और तीसरा रिस्क था कि अगर क्लेन उस ड्रीम लैंड में मारा गया तो वो असलियत में भी मर जाएगा। गेम ओवर, कोई दूसरा चांस नहीं। अब इतना सब सुनने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान पीछे हट जाता, लेकिन क्लेन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे ये जानना था कि उसे लड़ना किससे, मतलब बिशप का पास्ट सेल्फ कितना ताकतवर था। तब बिशप ने खुलासा किया कि वो अपनी पुरानी लाइफ में एक सीक्वेंस 6 डॉन पैलेडिन था। सीक्वेंस 6 मतलब क्लेन के मैजिशियन सीक्वेंस से एक लेवल ऊपर और कहीं ज्यादा ताकतवर। और डॉन पैलेडिन कोई ऐसा वैसा बियॉन्डर नहीं था, वो मैजिशियंस का एक तरह से नेचुरल एनिमी था। उसकी पावर्स के बारे में सुनकर क्लेन भी सीरियस हो गया। डॉन पैलेडिन के पास जायंट जैसी ताकत थी। वो अपने चारों तरफ डॉन की लाइट फैला सकता था जो इल्यूजन्स को खत्म कर देती थी। मतलब मैजिशियन के धोखे वाले ट्रिक्स उस पर काम ही नहीं करते। वो अपने शरीर पर एक डॉन आर्मर बना सकता था जो एक फुल बॉडी आर्मर जितना मजबूत था, पर उसका कोई वजन नहीं होता था। और उसके पास एक स्वॉर्ड डॉन नाम की ग्रेट स्वॉर्ड होती थी जिसके हर वार में प्यूरिफिकेशन इफेक्ट होता था। इसके अलावा वो हरिकेन ऑफ लाइट नाम का एक खतरनाक अटैक भी कर सकता था। शॉर्ट में कहे तो हाई अटैक, हाई डिफेंस, ओरिजिन प्रूफ। एक मैजिशियन के लिए इससे बुरा नाइटमेयर क्या हो सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि क्लेन कोई आम मैजिशियन नहीं है। उसके पास एक अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड था जिसका पता बिशप को नहीं था। क्लेन ड्रीम्स में पूरी तरह से होश में रह सकता था और सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती तो वो 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज चलकर ग्रे फॉग के ऊपर एस्केप कर सकता था। तो जिस ड्रीमलैंड से दुनिया डरती थी वो क्लेन के लिए एक तरह से उसका होम ग्राउंड था। यही उसकी कॉन्फिडेंस की वजह थी। तो डील फाइनल हुई। बदले में बिशप ने क्लेन को एपोथेकरी पोशन का फॉर्मूला और एक और मिस्टिकल आइटम देने का वादा किया जिसमें ज्यादा निगेटिव इफेक्ट्स नहीं थे। ये सुनकर तो क्लेन भी इंप्रेस हो गया और बोला, फादर आप सच में बहुत जेनरस हैं। अब एक्शन का टाइम था। क्लेन ने फाइट में कूदने से पहले पूरी तैयारी की। उसने अपने सारे चार्म्स, पेपर फिगराइंस और एजिक का कॉपर विसल सही जगह पर रख दिया ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो तैयार रहे। ये दिखाता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि हमेशा केयरफुल रहता है। फिर बिशप ने उसे एक अजीब सी कैंडल दी जिसका बाहरी हिस्सा इंसानी स्किन जैसा लग रहा था और उसकी बाती स्केल से ढकी हुई थी। क्लेन ने अपनी स्पिरिचुअलिटी से उस कैंडल को जलाया और सस की आवाज के साथ बूम, वो माइंड की दुनिया में एंटर कर गया। उसके सामने बिशप उट्रावस्की खड़ा था, लेकिन अचानक उसका चेहरा खूंखार और बेरहम हो गया। ये उसकी पुरानी पर्सनैलिटी थी। क्लेन के देखते ही देखते उसके आसपास का सीन बदलने लगा और एक लड़ाई का सीन प्ले हुआ जिसमें बिशप बुरी तरह हारकर जमीन पर गिर गया और मर गया। लेकिन क्लेन ये सब देखकर बस शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वो जानता था कि ये असली लड़ाई नहीं है। ये तो दुश्मन का पहला धोखा था। एक ड्रीम के अंदर ड्रीम। वो मन ही मन सोचता है क्या प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। तो पिछले चैप्टर के एंड में जो हुआ था उसके ठीक बाद क्लेन जब दोबारा नीचे देखता है तो वो अजीब सी ह्यूमन स्किन वाली कैंडल वहां थी ही नहीं। इंस्टेड हल्की सी मीठी सी खुशबू हमें फैली हुई थी। उसके सामने बिशप उट्रावस्की की बॉडी खून में लथपथ पड़ी थी, लेकिन क्लेन उसे कंप्लीटली इग्नोर करता है। वो आराम से अपनी माचिस निकालता है और एक तीली जलाता है। और भाई जैसे ही वो चिंगारी निकलती है ना, जमीन पर पड़ा सारा खून गायब हो जाता है। पूरा चर्च हॉल एकदम साफ सुथरा और पहले जैसा हो जाता है।
बेसिकली ये प्रूव हो गया कि अभी तक जो भी हुआ वो सब एक माइंड गेम था। इल्क ओट्रावस्की जो अब एकदम ठीक ठाक खड़ा था, क्लेन को देखता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी ट्विस्टेड स्माइल आती है। वो कहता है, तो इसका तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तभी मैं सोचूं तुमने ये टास्क एक्सेप्ट करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन ये तुम्हारी बदकिस्मती है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। ये बोलते ही पूरे हॉल की कैंडल्स फ्लिकर करने लगती हैं और वहां सुबह जैसी रोशनी फैल जाती थी। रियल फाइट अब इनविजिबल स्पिरिट जो वहां थी वो भी गायब हो जाती है। क्लेन बिना एक वर्ड बोले अपने गाल फुलाता है और बैंग, एक इनविजिबल एयर बुलेट निकलती है और सीधा बिशप ओट्रावस्की के चेस्ट पर जाकर लगती है। लेकिन उस जायंट बिशप के ऊपर अचानक एक सिल्वर आर्मर आ जाता है, पूरा सेट, हेमे चेस्ट प्लेट, सब कुछ। एयर बुलेट से उसके आर्मर पर स्पाइडर वेब जैसे क्रैक्स तो आते हैं, पर वो टूटता नहीं बल्कि धीरे धीरे हील होने लगता है। ये देखकर क्लेन रुकता नहीं है। बैंग, वो एक के बाद एक 2 और एयर बुलेट्स फायर करता है सेम जगह पे, ताकि लगातार अटैक से वो उसके डिफेंस को तोड़ सके। लेकिन इस बार ओट्रावस्की भी तैयार था। उसके हाथ में लाइट से बनी एक बहुत बड़ी और भारी ग्रेट स्वॉर्ड आ जाती है और वो बड़ी आसानी से उन दोनों एयर बुलेट्स को ब्लॉक कर देता है। क्रैक, ओट्रावस्की एक कदम आगे बढ़ाता है और ऐसा लगता है जैसे पूरा कैथेड्रल हिल गया हो, और फिर वो अपनी 2-हैंडेड ग्रेट स्वॉर्ड को पूरी ताकत से नीचे की तरफ क्लेन पर घुमाता है, जैसे पूरी बिल्डिंग ही तोड़ देगा। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि स्वॉर्ड के आने से पहले ही उसकी हवा से क्लेन का बैलेंस बिगड़ रहा था। क्या खतरनाक पावर है, ये सोचते हुए क्लेन फुर्ती से साइड में कूदता है और जमीन पर रोल करने के लिए झुक जाता। बैंग, ओट्रावस्की की स्वॉर्ड जमीन पर टकराती है और पत्थर के स्लैब्स को तोड़ देती है, चाफ फैर हो जाती हैं, और फिर वो स्वॉर्ड को जमीन पर घसीटते हुए वर्टिकल स्लैश से हॉरिजॉन्टल स्वीप में बदल देता है। ये मूव खास तौर पर उन ओपोनेंट्स के लिए था जो रोल करना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही क्लेन जमीन पर लगने वाला था, उसके दिमाग में कि वो स्वॉर्ड से टकराने वाला है, ये उसकी क्लियरवाइंट एबिलिटी थी जो उसे फ्यूचर का हल्का सा हिंट देती थी। वो तुरंत अपने हाथ जमीन पर रखकर खुद को वापस हवा में उछाल देता है। वूश, वो खतरनाक ग्रेट स्वॉर्ड उसके नीचे से निकल जाती है और पास की बेंचों को चकनाचूर कर देती है। लेकिन क्लेन को काउंटर अटैक का मौका मिले उससे पहले ही जायंट बिशप बिना रुके अटैक करने लगता है। एक के बाद एक स्टॉर्म जैसे अटैक्स दर्जनों सेकंड तक चलते रहते हैं। वो बस सिंपल स्वॉर्ड टेक्निक्स यूज कर रहा था, लेकिन उसकी पावर और रेंज इतनी खतरनाक थी कि क्लेन कुछ कर ही नहीं पा रहा था। यहाँ पर क्लेन एकदम पैथेटिक लग रहा था, बस इधर से उधर उछल रहा है, रोल कर रहा है, भाग रहा है। अगर उसने पहले से ही चर्च के कोनों में माचिसें ना फेंकी होती तो वो कब का मारा जा चुका होता। वो उन जलती हुई माचिसों और कैंडल्स के बीच फ्लैश करके यानी टेलीपोर्ट करके खुद को बचा रहा था। लेकिन यही तो एक मैजिशियन की खासियत है, वो पैनिक नहीं कर रहा था, वो बस डॉज करते हुए अपने ओपोनेंट की कमजोरी ढूंढ रहा था। फाइनली उसे एक वीकनेस दिखती है। ओट्रावस्की की ग्रेट स्वॉर्ड बहुत लंबी और बड़ी थी, जो क्लोज कॉम्बैट के लिए एकदम बेकार थी। ये सोचते ही क्लेन एक वर्टिकल स्लैश का फायदा उठाकर आगे रोल करता है और सीधा उस जायंट के पैरों के बीच में पहुंच जाता है। ओट्रावस्की की हाइट 2.2 मीटर से भी ज्यादा थी, तो उसके पैरों के बीच काफी गैप था। वहां पहुंचते ही क्लेन अपनी पॉकेट से एक लंबा सा कागज निकालता है और उसे एक शार्प केन में बदल देता है, और फिर वो उसे सीधा दुश्मन के क्रॉच के साइड में जो गैप था वहां से अंदर घुसा देता है। ये एक फेटल ब्लो हो सकता था, लेकिन अचानक उसके दिल में खतरे की घंटी बजती है। उसके दिमाग में एक विजन आता है कि ये एक ट्रैप है। ओट्रावस्की ने जानबूझकर ये ओपनिंग दी थी ताकि क्लेन पास आए। क्लेन बिना एक सेकंड सोचे अपने राइट हैंड से जमीन पर प्रेस करता है और जायंट के पैरों के बीच से आगे की तरफ कूदकर उस पीछे पहुंचता है। और जैसे ही वो ये करता है, ओट्रावस्की अपनी स्वॉर्ड को नीचे जमीन में घुसा देता है। क्रैकिंग साउंड के साथ स्वॉर्ड से सुबह की पहली किरण जैसी रोशनी निकलती है और एक हरिकेन बनकर चारों तरफ फैल जाती है। जिस जगह क्लेन पहले था वहां का पत्थर का स्लैब गायब हो जाता है, जमीन 10 सेंटीमीटर नीचे धंस जाती है। ये था ओट्रावस्की का ट्रैप, खुद थोड़ा डैमेज लेकर दुश्मन को खत्म कर देना। लेकिन अब क्लेन उसके पीछे था और फाइनली उसे काउंटर अटैक का मौका मिल गया था। वो हवा में ही अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर दाल फुलाता है और दुश्मन के सिर के पीछे गनशॉट साउंड्स निकालता है। बैंग बैंग, 2 एयर बुलेट्स एक के बाद एक ओट्रावस्की के सिर के पीछे लगती हैं और वहां का सिल्वर मेटल टूटकर बिखर जाता है। अब वो एरिया पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड था। क्लेन उसे फाइनल ब्लो देने ही वाला था कि ओट्रावस्की अचानक सीधा होता है और अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को पूरी ताकत से पीछे की तरफ घुमाता है। स्पीड इतनी तेज थी कि क्लेन का बचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उसने अपनी पॉकेट से एक और कागज निकाला और अपने सामने रख दिया। क्लैंग, स्वॉर्ड और कागज के टकराने से मेटल जैसी आवाज आती है और क्लेन एक टेनिस बॉल है दूर उड़ जाता है। हवा में ही ओट्रावस्की उसका पीछा करने लगता है। सिचुएशन बहुत खतरनाक थी, पर क्लेन जरा भी घबराया, उसने बस अपनी कलाई हिलाई। उसने के हाथ में जो छोटा सा कागज का टुकड़ा बचा था वो उड़ता है और एक चिंगारी बनकर क्लेन को पूरी तरह से घेर लेता है। और ग्रेट स्वॉर्ड उस आग के गोले को काटती तो है, पर अंदर कुछ नहीं होता। कैथेड्रल के दूसरी तरफ एक कैंडल की लौ फैलती है और उसमें से क्लेन बाहर निकल, ये था उसका फ्लेम जंप। वो फिर से अपनी पॉकेट से एक लंबा कागज का स्ट्रिप निकालता है। पा
कलाई के एक झटके से वो कागज एक मबूतविप यानी कोड़े में बदल जाता है जिसके ऊपर लाल रंग की आग जल रही थी। पा पा क्लेन दूर से ही उस जायंट बिशप पर कोड़े बरसाने लगता है, लेकिन उसका वेपन ग्रेट स्वॉर्ड के सामने जल्दी ही टूटकर बिखर जाता है। और यही क्लेन का असली गोल था। पा पा वो अपनी उंगलियां चटकाता है, जमीन पर पड़े कोड़े के जलते हुए टुकड़ों से आग की लपटें उठाता है जो उट्रावस्की को ब्लॉक कर देती हैं और उसके अनप्रोटेक्टेड पैरों को जलाने लगती हैं। लेकिन इसका भी उस जायंट पर ज्यादा असर नहीं होता। वो एक स्टीम ट्रेन की तरह उन लपटों के बीच से चार्ज करता हुआ सीधा क्लेन के सामने आ जाता है। ये स्पीड अनबिलीवेबल थी। और फिर उट्रावस्की की ग्रेट स्वॉर्ड टूटकर रोशनी के धब्बों में बदल जाती है और चारों तरफ फैल जाती है। ये था हरिकेन ऑफ लाइट, एक ऐसा अटैक जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। लग रहा था कि क्लेन पक्का मारा जाएगा। उसके पास रखी माचिसें जल उठती हैं और वो आग में घिर जाता है, लेकिन ये हरिकेन ऑफ लाइट से तेज नहीं था। आग की लपटें तुरंत बुझ जाती हैं और क्लेन का शरीर टुकड़ों में बंट जाता है, लेकिन वो टुकड़े कागज के थे। ये एक और पेप सब्स्टिट्यूट था। उठरा आग की एक लपट उठती है और उसमें से असली क्लेन बाहर निकलता है। अब आता है इस फाइट का सबसे कमाल का मोमेंट, द फाइनल मिसडायरेक्शन। क्लेन अपनी दूसरी पॉकेट से एक मैच बॉक्स निकालता है और उसे उट्रावस्की के अनप्रोटेक्टेड लोअर बॉडी की तरफ फेंकता है और फिर वो अपनी चुटकी बजाता है। अब सबको यही लगेगा कि वो मैच बॉक्स को फाड़ने वाला है, राइट? उट्रावस्की भी यही सोचता है और एक्सप्लोजन से बचने के लिए हवा में उछल जाता है, लेकिन चुटकी की आवाज के साथ मैच बॉक्स नहीं बल्कि एक और एयर बुलेट निकलती है और ये बुलेट ठीक उसके सिर के पीछे जाके लगती जहां आर्मर पहले ही टूट चुका था। ये था आखिरी, अचानक और सबसे डेडली मूव। उसका सिर फट जाता है और वो बड़ी मुश्किल से मुड़कर क्लेन को देखता और कहता है, तुम? क्लेन हंसता है और जवाब देता है, मैंने कि मेरी चुकी सिर्फ आग कंट्रोल कर सकती है, एयर बुलेट्स नहीं। व्हाट अ बैडएस लाइनमैन। पापा वो एक के बाद एक चुटकी बजाकर उसके सिर पर एयर बुलेट्स मारता रहता है जब तक उट्रावस्की जमीन पर गिर नहीं जाता। फाइट ओवर। क्लेन आखिरी बार चुटकी बजाता है, इस बार उट्रावस्की की बॉडी को जलाने के लिए, और इसके साथ ही वो अपने आप को इस इल्यूजन से, इस माइंड वर्ल्ड से बाहर निकाल लेता है। उसके पीछे लाश आग की लपटों में जल रही थी और उसके आसपास की दुनिया धीरे धीरे टूटकर बिखर रही थी। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे क्लेन ने बिशप उट्रावस्की को उन पास्ट के ट्रॉमा से आजाद कराने के लिए उस खतरनाक कैंडल की बनाई हुई इल्यूजनरी दुनिया में एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। अब इस चैप्टर में उस लड़ाई नतीजा सामने आता है। जैसे ही क्लेन उस इल्यूजन से बाहर आता है, वो देखता है कि चर्च की टूटी फूटी जमीन, बेंचेस, सब कुछ वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ चुका था। मतलब सारा डैमेज रिवाया था जैसे कुछ हुआ ही न हो। और बिशप उट्रावस्की, जो अब अपने पास्ट से पूरी तरह आजाद हो चुके थे, वो सामने एक बेंच पर बैठे थे और उनके चेहरे से पसीना टपक रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपना सिर उठाया तो उनकी आंखों में आंसू थे, मगर ये दुख के नहीं बल्कि एक नई जिंदगी मिलने की खुशी के आंसू थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर से सालों का कोई बहुत बड़ा उतर गया हो और वो एक नए जन्मे बच्चे की तरह प्योर और क्लियर महसूस कर रहे थे। बिशप ने एक सुकून भरी स्माइल के साथ क्लेन से कहा, तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर निकले। इस पर क्लेन ने बहुत ही हम्बली जवाब दिया, नहीं, ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मुझे आपके पास्ट के बारे में पहले से पता था और मैंने पूरी तैयारी की थी। उसने मन में सोचा, एक तैयार मैजिशियन और एक बिना तैयारी के मैजिशियन में जमीन आसमान का फर्क होता है। खैर, अब बारी थी नाम की। बिशप ने कहा, हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक मैं तुम्हें एपोथेकरी पाथवे का फॉर्मूला दूंगा और उसके साथ एक एक्स्ट्रा मिस्टिकल आइटम भी। और यहाँ से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि बिशप ने क्लेन के सामने दो चॉइसेस रखी। उन्होंने अपनी जेब से एक अजीब सा आइटम निकाला जो एक नीडल, ट्यूब और कंटेनर का कॉम्बिनेशन लग रहा था। उन्होंने बताया, ये पहली चॉइस है, इससे तुम अपना ही एक ट्यूब ब्लड निकालकर स्टोर कर सकते हो और जब भी कोई क्रिटिकल मोमेंट आए, जैसे तुम बहुत थक गए हो या तुम्हें चोट लग गई हो, तो तुम इस ब्लड को वापस अपनी बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। ऐसा करते ही तुम्हारी सारी थकान गायब हो जाएगी, चोटें ठीक होने लगेंगी और तुम्हारी ताकत, स्पीड, बैलेंस सब कुछ जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। सुनने में तो ये बहुत कमाल की पावर लग रही थी, मतलब एक इंस्टेंट हीलिंग और पावर बूस्ट का बटन। लेकिन क्लेन बहुत स्मार्ट था, उसने तुरंत पूछा, लेकिन इसके लिमिटेशंस और खतरे क्या हैं? बिशप ने समझाया, तुम पर निकालने के बावर्स यानी 12 घंटों तक बहुत कमजोर रहोगे और अगर तुमने इसे हफ्ते में 1 से ज्यादा बार यूज किया तो ये तुम्हें पावर तो देगा लेकिन कुछ देर के लिए तुम्हारी रैशनैलिटी छीन लेगा, मतलब तुम अपना दिमागी संतुलन खो सकते हो। और एक और प्रॉब्लम है, और तुम इसे आधे घंटे से ज्यादा अपने साथ लेकर घूम तो तुम थोड़े न्यूरोटिक हो जाओगे, मतलब छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगोगे। ये सुनते ही क्लेन के दिमाग में पहली बात ये आई कि शुक्र है बिशप ने पहले से अपना ब्लड निकाल कर नहीं रखा था, वरना मैं तो ये लड़ाई पक्का हार जाता। वो इन साइड इफेक्ट से काफी परेशान था, खासकर मेंटल स्टेट पर असर डालने वाली बात से, क्योंकि एक बियॉन्डर के लिए मेंटल स्टेबिलिटी सबसे जरूरी चीज होती है। जरा सी भी गड़बड़ लॉस ऑफ कंट्रोल का कारण बन सकती है। तो उसने बिना ज्यादा सोचे पूछा, दूसरी चॉइस क्या है? इस पर बिशप ने अपनी दूसरी पॉकेट से एक बहुत ही सिंपल सी दिखने वाली पीतल की चाबी निकाली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसे कहते हैं मास्टर की।
ये किसी भी ऐसे ताले को खोल सकती है जिसमें कोई मिस्टिकल पावर न हो, और कुछ हल्के फुल्के बेउंडर इफेक्ट्स वाले लॉक्स को भी। और इसकी सबसे कमाल की बात ये कि जो कोई दरवाजा या ताला न हो, ये वहां भी एक रास्ता बना सकती है। ये समझाने के लिए बिशप उस चाबी को लेकर चर्च की दीवार के पास से दीवार पर लगाया और हल्का सा घुमाया, और वो पानी में लहरों की तरह दीवार के आर पार चले गए और फिर वैसे ही वापस भी आ गए। ये देखकर कन एकदम चौंक गया। मतलब ये तो किसी भी जगह आने जाने के लिए एक अल्टीमेट टूल था। क्लेन ने तुरंत पूछा, और इस मास्टर की क्या खतरे हैं? बिशप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो भी इसे अपने पास रखता है वो कभी कभी रैंडमली रास्ता भटक जाता है। रास्ता भटकना। क्लेन ने मन में सोचा, मैं एक सीयर हूं, मेरे पास स्पिरिचुअल इंट्यूशन है, मैं रास्ता कैसे भटक सकता हूं? उसके लिए मेंटल स्टेबिलिटी पर रिस्क लेने से लाख गुना बेहतर था थोड़ा बहुत रास्ता भटक जाना। तो उसने फौरन अपना फैसला सुना दिया, मुझे मास्टर की चाहिए। हाँ, उसके दिल में एक कोना ये भी कह रहा था कि काश वो मैजिकल कैंडल मिल जाती जो ड्रीम वर्ड बनाती है, क्योंकि वो तो उसके लिए होम ग्राउंड जैसा होता, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं थी। तो डील फाइनल हुई। बिशप ने उसे मास्टर की दे दी और खुद एपोथेकेरी का फॉर्मूला लाने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। जैसे ही बिशप गए, क्लेन ने चालाकी से एक पेनी निकाली और डिवाइन करके चेक किया कि कहीं बिशप ने मास्टर की के बारे में झूठ तो नहीं बोला। जवाब उसके फेवर में आया। फिर उसने खुद मास्टर की को टेस्ट किया, उसे दीवार पर लगाया, अपनी स्पिरिचुअलिटी इंजेक्ट की और घुमाया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने का नजारा बदल गया और वो चर्च के बाहर जमीन पर खड़ा था, जहां थोड़ी सूखी घास और कचरा पर सच में काम करती थी। वो वापस उसी तरह चर्च के हॉल में लौट आया। थोड़ी देर में बिशप एक पुराने से दिखने वाले चर्मपत्र पर हुआ फॉर्मूला ले आए और क्लेन को दे दिया। क्लेन ने एक नजर उस पर डाली और कहा, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म करूंगा। उसने मन में सोचा, ग्रे फॉग के ऊपर डिवाइन करके। अब काम पूरा हो चुका था, लेकिन जाने से पहले बिशप ने गॉडेस अर्थ मदर को धन्यवाद दिया। ये देखकर क्लेन ने मजाक में पूछ लिया, कहीं मेरा यहाँ आना भी अर्थ मदर का ही अरेंजमेंट तो नहीं था? इस पर बिशप ने पूरी सीरियसनेस के साथ कहा, हाँ, सब कुछ उन्हीं का अरेंजमेंट है। ये सुनकर क्लेन को लगा कि एक चे भक्त से बहस फायदा नहीं, और वो वहां से निकल गया। और अब आता है इस चैप्टर का सबसे फनी पार्ट। जैसे ही क्लेन चर्च से निकलकर थोड़ी दूर गया, मास्टर का साइड इफेक्ट एक्टिवेट हो गया और वो सच में रास्ता भटक गया। सोचो, एक सीयर जो डिवाइनेशन का मास्टर है वो अपने ही शहर में खो गया। कितनी आयरॉनिक सिचुएशन थी। उसे आखिरकार डिवाइन करके अपने घर का रास्ता ढूंढना पड़ा। अगली सुबह उसने डिटेक्टिव स्टैंटन को एक लेटर लिखा जिसमें उसने 4 साल पुराने एक सीरियल मर्डर केस के सस्पेक्ट्स का करंट स्टेट्स पता करने को कहा। और जब वो लेटर पोस्ट करने बाहर निकला तो उसे अपने पड़ोसी मिस्टर और मिसेज सैमर मिले, जो किसी पार्टी के लिए तैयार थे। पूछने पर पता चला कि उनकी दोस्त मिसेज मैरी को फाइनली नेशनल एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन काउंसिल में जॉब मिल गई है। ये सुनकर क्लेन को एहसास हुआ कि दुनिया आगे बढ़ रही थी और उसे भी अपने प्लान्स पर तेजी से काम करना होगा। तो भाई, चैप्टर की शुरुआत होती है क्लेन के साथ, जो अपने घर के बाहर कुछ लोगों से बात कर रहा है। ये लोग सूट रिडक्शन एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, मतलब जो शहर के पोल्यूशन को कम करने के लिए काम करते हैं। वो लोग किसी मिस्टर शॉ और मिस्टर हिबर्ट हॉल की तारीफ कर रहे होते हैं, जो नेशनल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काउंसिल में शामिल हुए हैं। अब क्लेन को तो घंकू आइडिया नहीं है कि ये लोग कौन हैं, लेकिन वो अपना डिटेक्टिव वाला फेस बनाकर ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे सब पता है। वो बस स्माइल करके कहता है, हाँ, उम्मीद है कि वो लोग बैकलैंड में फिर से नीला आसमान और धूप वापस ला पाएंगे। मतलब पूरी तरह से सिचुएशन को हैंडल कर लिया उसने। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि क्लेन नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट होने में कितना माहिर हो गया है। वो किसी को शक नहीं होने देता। खैर, वो लोग तो अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और क्लेन सोचता है कि चलो अब पोस्ट ऑफिस जाकर एक लेटर पोस्ट कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, एक पोस्टमैन खुद उसकी तरफ आता है, उसके लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी डाल जाता है। क्लेन सोचता है कि मेरे लिए लेटर कौन भेज सकता है। वो अपनी चाबियों का गुच्छा निकालता है और अपनी मास्टर की से लेटर बॉक्स खोलता है। ये मास्टर की भी एक कमाल की चीज है, ये किसी भी ताले को खोल सकती है। तो क्लेन में ही मन सोचता है कि फ्यूचर में बस यही एक चाबी अपने पास रखनी है, बाकी सब बेकार है। लेटर बॉक्स के अंदर उसे न्यूज़पेपर्स के साथ एक लेटर मिलता है और ये लेटर था बैकलैंड के सब फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव आइसेनगार्ड स्टैंटन का। अब ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि आइसेनगार्ड एक लेजेंडरी फिगर था और वो खुद क्लेन को लेटर लिख रहा था। क्लेन जल्दी से लेटर खोलकर पढ़ता है। लेटर उसी सीरियल किलिंग केस के बारे में था जिस पर क्लेन भी काम कर रहा था। आइसेनगार्ड ने भी पुराने केसेस को स्ट्री करके कुछ सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई थी और कमाल की बात ये कि उसकी लिस्ट में वही 2 केसेस थे जिन पर क्लेन भी फोकस कर रहा था। ये देखकर क्लेन के मुंह से निकलता है, ग्रेट डिटेक्टिव माइंड्स थिंक अलाइक। मतलब बड़े बड़े डिटेक्टिव्स एक जैसा ही सोचते हैं। और फिर उसे अफसोस होता है कि उसने जो लेटर लिखने की मेहनत की वो तो अब बेकार हो गई, क्योंकि आइसेनगार्ड ने पहले ही सारी इंफॉर्मेशन भेज दी थी। लेटर में आइसेनगार्ड ने सस्पेक्ट्स की डिटेल्स बताई थी। एक केस के 4 सस्पेक्ट्स में से एक टीनेजर था जिसकी मां खुद एक विक्टिम थी। पुलिस को सबसे पहले उसी पर शक हुआ था, लेकिन केस के कुछ ही महीनों बाद एक गैंग फाइट में मारा गया और उसे हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया था। और सबसे जरूरी बात, उसकी बॉडी को सबके सामने जलाया गया था, मतलब क्रिमेट किया गया था।
तो उसका इस नए सीरियल किलर से कोई लेना देना नहीं हो सकता था। ये पढ़कर क्लेन के दिमाग में एक बहुत ही डार्क ख्याल आता है। वो सोचता है कि अगर उसे जलाया नहीं गया होता तो मैं पक्का उसकी कब्र खोदकर चेक करता कि वो सच में मरा है या नहीं। अब देखो, ये एक बियॉन्डर की सोच जो जानता है कि मौत के बाद भी जिंदा होना पॉसिबल है। ये सीन मुझे बहुत पसंद। ये दिखाया गया है कि क्लेन अब नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं सोचता। खैर, बाकी के 3 सस्पेक्ट्स में से एक शहर छोड़कर जा चुका था और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। एक अमीर से गरीब होकर शहर के दूसरे कोने में शिफ्ट हो गया था और आखिरी वाला आज भी उसी गली में एक किराने की दुकान चला रहा था। तो क्लेन को 2 टारगेट मिल गए थे जिन पर नजर रखी जा सकती थी। उसने फौरन एक नया लेटर लिखा अपने एक इन्फॉर्मर डिटेक्टिव स्टुअर्ट के नाम पर। उसने लेटर में स्टुअर्ट को उन 2 सस्पेक्ट्स पर छिपकर नजर रखने को कहा और उसने खास तौर पर कि बहुत सावधान रहना, क्योंकि सीरियल किलर्स बहुत ही क्रूर और खतरनाक होते हैं। उनके ज्यादा करीब मत जाना, बस एक नॉर्मल पड़ोसी की तरह दूर से ऑब्जर्व करना। क्लेन ने यह भी बताया कि उसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि क्या वो लोग आजकल चिड़चिड़े रहते हैं, क्या वो खुद को कमरे में बंद रखते हैं, क्या उन्होंने हाल ही में किसी से मारपीट की। ये जानकारी क्लेन को द सन से मिली थी, जो टैरो क्लब का मेंबर है। उसने बताया था कि डेविल पाथवे के बियॉन्डर्स जब किसी को मारते हैं तो उसके बाद वो एक अजीब सी खून की प्यास और पागलपन वाली स्टेट में चले जाते हैं। तो क्लेन इसी पैटर्न को ढूंढ रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है। हम पहुंचते हैं शहर के सबसे अमीर इलाके एम्प्रेस बोरो में, अर्ल हॉल के आलीशान विला में। वहां अर्ल हॉल अपने बेटे हिबर्ट से बात कर रहा है और उनके पास ही कोने में ऑड्री की डॉग सूजी लेटी हुई है जो बहुत बोर हो रही है। अर्ल हॉल अपने बेटे से पूछता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें उस नेशनल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काउंसिल में क्यों डाला? हिबर्ट सोचकर जवाब देता है, ताकि आप पोल्यूशन से रिलेटेड कानूनों को अपने फायदे के लिए बदलवा सकें। इस पर अर्ल हॉल हंसता है और कहता है, नहीं बेटा, पोल्यूशन कंट्रोल तो फ्यूचर है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली वजह कुछ और है। फिर वो अपने बेटे को पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सीक्रेट समझाता है। वो कहता है, देखो, तुम एक लॉर्ड बनोगे, तुम्हारे पास टाइटल होगा, लेकिन पार्लियामेंट में सभी लॉर्ड्स की पावर एक जैसी क्यों नहीं होती? असली पावर टाइटल से नहीं बल्कि तुम्हारे इन्फ्लुएंस से आती है, और इन्फ्लुएंस आता है एक्सपीरियंस से। जब तुम अलग अलग काउंसिल में हिस्सा लोगे, काम करोगे, तो धीरे धीरे बाकी लोग तुम पर भरोसा करने लगेंगे और वही तुम्हारी असली ताकत होगी। समय के साथ ये टाइटल्स और पदवियां बस नाम के लिए रह जाएंगी। असली चीज होगी तुम्हारा बिजनेस और तुम्हारा पॉलिटिकल नेटवर्क। ये सीन बहुत ही पावरफुल है। ये दिखाता है कि इस दुनिया के अमीर और ताकतवर लोग कैसे सोचते हैं, उनके लिए असली गेम क्या है। फिर अल हॉल एक और कमाल की बात कहता है, अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता तो बस ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम्हें सब आता है। पैसा करो, प्रोफेशनल लोगों की टीम बनाओ और उनसे सलाह लेकर फैसला लो। हर कोई हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन पैसा हर काम करवा सकता है। ये सुनकर हिबर्ट की आंखें खुल जाती हैं। उधर कोने में लेटी सूजी ये सब सुनकर और भी बोर हो जाती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। जैसे ही ये बातचीत खत्म होती है, सूजी भागकर ऑड्री के पास जाती है और जो कुछ भी उसने सुना वो सब रिपीट कर देती है और आखिर में कहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। ऑड्री उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है और सोचती है कि उसके पापा और भाई एक अच्छी चीज पर ही बात कर रहे थे, जिससे शहर की हवा साफ होगी। लेकिन उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन याद आती है। वो पिछले कई दिनों से हाई सोसाइटी पार्टीज में ईस्ट बोरो के गरीब लोगों की बुरी हालत के बारे में बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी नोबल या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहता। वो लोग बस अपनी शान शौकत की बातों में लगे रहते हैं। ऑड्री को एहसास होता है कि इन लोगों का ध्यान की तरफ खींचना कितना मुश्किल है। अब सीन वापस क्लेन पर आता है। मंडे की दोपहर है। क्लेन अपने क्लब से वापस आता है। पिछले 2 दिनों से उसके पास कोई काम नहीं था, तो वो क्लब में शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, किताबें पढ़ रहा था और नए नए लोगों से कॉन्टेक्ट्स बना रहा था, मतलब अपने फ्यूचर बिजनेस के लिए नेटवर्किंग कर रहा था। घर आकर वो अपने कमरे में जाता है और टैरो गैदरिंग की तैयारी शुरू कर देता है। वो ग्रे फॉग के ऊपर जाता है, द वर्ल्ड का फेक पुतला बनाता है और फित्सन को मैसेज भेजता है कि गैदरिंग शुरू होने वाली है। ठीक 3 बजे वो एक एक करके सारे क्रिम्सन स्टार्स को टच करता है और मेंबर्स को बुलाना शुरू करता है। और इस बार एक नया मेंबर भी था, द मैजिशियन, जिसका अपना एक इल्यूजनरी स्टार भी बन चुका था। दूसरी तरफ फोर्स वॉल, जो कि मैजिशियन बनने वाली थी, अपनी दोस्त शिव को बाहर भेजकर अकेले बैठी थी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने ग्रे फॉग छा जाता है और अगले ही पल वो खुद को उस मिस्टीरियस और शानदार पैलेस में पाती है, एक लंबी ब्रॉन्ज टेबल के सामने। और वो देखती हैं कि टेबल के चारों ओर धुंधली परछाइयां बैठी हैं। वो मन ही मन घबरा जाती है। इतने सारे मेंबर्स, ये सब मिस्टर फूल के फॉलोअर्स से सब तो बहुत बहुत पावरफुल बियॉन्डर्स लग रहे हैं। उसे लगता है कि इन सबके बीच वो सबसे कमजोर है, लेकिन फिर वो खुद को समझाती है कि शायद इस गैदरिंग में शामिल होने की शर्त पावर नहीं बल्कि मिस्टर फूल से कनेक्शन बनाना है। ये सोचकर उसकी थोड़ी टेंशन कम होती है। उसी वक्त ऑड्री भी नोटिस करती है कि आज एक नया मेंबर आया है, एक औरत है। क्या ये शिव है या फोर्स?
क्या उसने मिस्टर फुल का टेस्ट पास कर लिया? वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि मिस्टर फुल को ग्रीट करना ही भूल जाती है। वो उस नई मेंबर को ध्यान सीखने की कोशिश करती है, क्योंकि भले ही फिगर धुंधला हो, बालों का रंग, बॉडी का शेप और बात करने का तरीका तो पता चल ही सकता है। उसे याद आता है कि कैसे शुरू में द हैंग्ड मैन ने उसके बात करने के तरीके से ही पहचान लिया था कि वो एक नोबल है। फिर वो खुद को संभालती है, खड़ी होती है और टेबल के आखिर में बैठे क्लेन को ग्रीट करती है, गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। और ग्रीट करने के फौरन बाद वो अपनी उत्सुकता नहीं छिपा पाती और नई मेंबर की तरफ देखकर स्माइल के साथ पूछती है कौन है। और इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो भाई, टैरो क्लब की एक और सीक्रेट मीटिंग शुरू हो चुकी है और इस बार माहौल थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारे पास एक नई मेंबर है, क्लेन, जो द फूल की कुर्सी पर बैठा है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता और अनाउंस करता है, ये है मिस मैजिशियन, हमारी नई मेंबर। और फिर वो फोर्स की तरफ देखकर बाकी मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करता है, ये है मिस जस्टिस और वो है मिस्टर हैंग्ड मैन। अब सीन शिफ्ट होता है नई मेंबर यानी फोर्स के पर्सपेक्टिव पर। फोर्स तो जाहिर है कि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमाल की हैं और वो चुपचाप सबको एनालाइज करने लगती है। उसके दिमाग में चल रहा था, मिस जस्टिस ब्लॉन्ड है और काफी यंग लग रही हैं, एकदम ग्रेसफुल तरीके से बैठी हैं। मिस्टर हैंग्ड मैन के बाल डार्क ब्लू हैं, एकदम समुद्री घास की तरह बिखरे हुए। वो ज्यादा बात नहीं करते, पर जब वो देखते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है, पक्का किसी बड़े ग्रुप के लीडर होंगे। फिर उसकी नजर मिस्टर सन पर पड़ती है। मिस्टर सन तो एक टीनेजर लग रहे हैं, बहुत शांत और चुपचाप। इनके बारे में कुछ खास अंदाजा नहीं लगा पा रही, शायद ये भी मेरी तरह ही वीक हैं। बेचारी फोर्स को क्या पता कि ये वीक दिखने वाला लड़का सिटी ऑफ सिल्वर से है, जहां हर कोई एक वॉरियर होता है। और आखिर में उसकी नजर पड़ती है मिस्टर वर्ल्ड पर और उसे देखते ही उसके मन में एक ही ख्याल आता है, बहुत ठंडी और डरावनी है, इससे पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मतलब एक ही नजर में उसने सबके बारे में एक बेसिक प्रोफाइल तैयार कर लिया था, दिखाता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल राइटर नहीं है। अब एक तरफ जहां फोर्स सबको देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ बाकी मेंबर्स भी उसे ऑब्जर्व कर रहे थे और उनमें सबसे ज्यादा अटेंटिव थी मिस जस्टिस यानी ऑड्रे। ऑड्रे की स्पेक्टर एबिलिटीज तो आप जानते ही हैं, वो लोगों के इमोशंस और ऑरा को पढ़ सकती है। वो फोर्स को देखते ही मन में सोचती है, हम ब्राउन बाल हल्के कर ली, ये तो मेरी दोस्त फोर्स लग रही है। इसका बात करने का तरीका, इसका एक्सेंट सब बैकलैंड वाला ही है और इसका ऑरा भी मैच कर रहा है। कुछ ही सेकंड्स में ऑड्रे को ऑलमोस्ट यकीन हो जाता है कि ये नई मेंबर कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त फोर्स ही है। अब यहाँ पर सीन थोड़ा फनी हो जाता है, क्योंकि ऑड्रे उसे सच बताने की जगह चुप रहने फैसला करती है। चुप वो मन में सोचती है, हाँ मैं इसे अभी नहीं बताऊंगी, देखते हैं ये मुझे कब पहचानती है, थोड़ा मजा आएगा। मतलब इतनी सीरियस और सीक्रेट मीटिंग के बीच में भी ऑड्रे अपने लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट ढूंढ ही लेती है। अब मीटिंग आगे बढ़ती है और क्लेन पपेट द वर्ल्ड को कंट्रोल करके एक रिक्वेस्ट सामने रखता है। द वर्ल्ड अपनी गहरी आवाज में कहता है, मुझे डेविल और गार्डियन सीक्वेंस के बारे में जानकारी चाहिए। अब देखो, ये क्लेन का एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। उसे असल में तो सिर्फ डेविल सीक्वेंस के बारे में जानना था, क्योंकि वो एक सीरियल किलर केस पर काम कर रहा था। लेकिन अगर वो सिर्फ डेविल के बारे में पूछता तो लोगों को शक हो सकता था, इसलिए इसने साथ में गार्डियन सीक्वेंस का नाम भी जोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर्स के पास इसकी जानकारी जरूर होगी, क्योंकि ये सिटी ऑफ सिल्वर का मेन पाथवे है। ये छोटी छोटी डिटेल्स दिखाती हैं कि क्लेन कितना ज्यादा सोच समझकर हर कदम रहता है। द वर्ल्ड की रिक्वेस्ट सुनते ही मिस्टर हैंगमैन यानी एल्गर कहता है, अगर सिर्फ डेविल सीक्वेंस की बात है तो मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, मिस्टर सन यानी डेरिक सीधा होकर बोलता है, मुझे इन दोनों सीक्वेंस के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है और बदले में मुझे फॉलन क्रिएटर के बारे में जानकारी चाहिए। अब जैसे ही फॉलन क्रिएटर का नाम आता है, फोर्स के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, हे भगवान, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? डेविल सीक्वेंस, गार्डियन सीक्वेंस, ये तो मैंने कभी सुने भी नहीं। और फॉलन क्रिएटर, क्या ये लोग ड्रू क्रिएटर की बात कर रहे हैं? वो तो सबसे पुराने और सबसे पावरफुल गॉड्स में से एक माने जाते हैं। आखिर मैंने ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है? इस एक मोमेंट में फोर्स को ये रियलाइज हो जाता है कि ये कोई छोटा मोटा क्लब नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां गॉड्स और सीक्रेट पाथवेज के बारे में ऐसे बात होती है जैसे सब्जी खरीदने की बात हो रही हो। द वर्ल्ड तुरंत डील के लिए हाँ कर देता है और कहता है, डील, हम एक प्राइवेट एक्सचेंज करेंगे। इसके बाद क्लेन उन दोनों को एक प्राइवेट स्पेस में ले जाता है जहां कोई और उनकी बातें नहीं सुन सकता। द वर्ल्ड सबसे पहले अपना वादा पूरा करता है और ट्रू क्रिएटर के बारे में जो कुछ भी वो जानता था वो सब एक कागज पर लिखकर डेरिक को दे देता है। उसने लिखा था कि ऑरोरा ऑर्डर के लोग मानते हैं कि यही असली क्रिएटर है और उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ शब्द भी लिखे, गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ, खूनी, पागल और शैतानी। ये जानकारी डेरिक के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। अब सोचो, उसकी सिटी ऑफ सिल्वर हजारों सालों से इसी गॉड को पूजती आ रही है और आज उसे पता चल रहा है कि शायद उनका गॉड पागल हो चुका है और शैतान बन चुका है। ये एक ऐसा सच था जो उसके पूरे विश्वास को हिलाकर रख सकता था। अब डेरिक की बारी थी। उसने जो बताया उससे क्लेन के भी कान खड़े हो गए। डेरिक ने कहा, जब अलग अलग प्रजाति के जीव डेविल पोषण पीते हैं
तो उनमें अलग अलग तरह के म्यूटेशन होते हैं। आप किस तरह के डेविल के बारे में जानना चाहते हैं? ये सुनते ही क्लेन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके दिमाग में एक ब्लाइंड स्पॉट था। उसने सोचा, क्या होगा अगर वो सीरियल किलर कोई इंसान ही नहीं बल्कि कोई जानवर है, मतलब कोई जानवर पोषण पीकर एक डेविल बन गया हो। ये पॉसिबिलिटी तो उसने सोची ही नहीं थी और इसने पूरे केस को एक नया एंगल दे दिया था। क्लेन खुद को शांत रखते हुए वर्दे कहता है, मुझे हर तरह के डेविल्स की कॉमन एबिलिटीज के बारे में बताओ। डेरिक बताना शुरू करता है। डेविल की सबसे खतरनाक एबिलिटी यह है कि अगर कोई उसे जान से मारने का प्लान बना रहा है तो उसे कुछ मिनटों से लेकर एक दिन पहले ही खतरे का एहसास हो जाता है। वो ये भी जान लेता है कि खतरा कहां से और किससे आ रहा है। ये सुनकर क्लेन भी हैरान रह गया। ये तो फ्यूचर देखने जैसी पावर थी। डेरिक आगे बताता है, वो अपने शरीर को बहुत बड़ा कर सकते हैं। उनकी स्किन एक हार्ड आर्मर की तरह होती है। उनका खून डैमेज को कम कर देता है। वो जहर और आग से इम्यून होते हैं। उनके पास जन्म से ही आग और करप्शन वाले स्पेल्स होते हैं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपना कंट्रोल बहुत जल्दी खो देते हैं और खून खराबे की इच्छा से भर जाते हैं। ये सुनकर क्लेन समझ गया कि उसका सामना किसी नॉर्मल बियॉन्डर से नहीं बल्कि एक असली मॉन्स्टर से है। इसके बाद डेरिक ने गार्डियन सीक्वेंस के बारे में बताया। गार्डियंस का डिफेंस तोड़ना लगभग नामुमकिन है। जब तक वो हाई सीक्वेंस न हो, अपने साथियों को बचाने के लिए उनका डैमेज भी खुद पर ले सकते हैं। ये सुनकर क्लेन को एहसास हुआ कि ये मिड सिक्स बियॉन्डर्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे एक चलता फिरता टैंक, स्टीम राइफल की गोलियां भी शायद उन पर बेअसर होंगी। चैप्टर ही खत्म हो जाता है और क्लेन के दिमाग में अब अपने केस को लेकर एक नई और ज्यादा खतरनाक तस्वीर बन चुकी थी। तो जैसे ही डेरिक यानी दसन ने अपनी बात खत्म की, क्लेन ने द वर्ल्ड को कंट्रोल करके सिर हिलाया और कहा, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन पूरा हुआ। और जैसे ही द वर्ल्ड ने ये कहा, क्लेन ने जस्टिस, द हैंग्ड मैन और नई मेंबर द मैजिशियन के बीच के बैरियर्स को हटा दिया। अब सब एक दूसरे से बात कर सकते थे। थोड़ी देर की शांति के बाद द वर्ल्ड ने चारों ओर देखा और एक डार्क स्माइल के साथ कहा, फिलहाल मेरी को रिक्वेस्ट नहीं है। अब सीन में एंट्री होती है नई मेंबर फोर्स की, जो मैजिशियन के अवतार में थी। उसे इस गैदरिंग का प्रोसेस और खासियतें समझ में आ गई थीं और वो अप्रेंटिस पाथवे के अपने अगले सीक्वेंस 8 ट्रिक मास्टर का फॉर्मूला खरीदने के लिए बहुत उतावली थी। उसे मिस्टर फूल की बात याद थी कि फुल मून के दौरान उसे जो परेशानी होती है वो उसके लो सीक्वेंस की वजह से है और जैसे जैसे उसका सीक्वेंस बढ़ेगा दर्द कम होता जाएगा। इसी वजह से उसे अगला फॉर्मूला जल्दी से जल्दी चाहिए था। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, अगर वो सीधे ट्रिक मास्टर का फॉर्मूला मांगती तो सबको पता चल जाता कि वो किस बियॉन्डर पाथवे से है। उसने सोचा कि जब सब एक दूसरे को अच्छे से जान जाएंगे तब ये बताना उतना सीरियस मैटर नहीं होगा, लेकिन अभी शुरुआत में उसे अपनी पहचान छिपानी होगी। तो उसने बहुत ही शांति से सोचकर एक प्लान बनाया। उसने कहा, मुझे अपोथेकेरी और ट्रिक मास्टर का फॉर्मूला चाहिए, मैं कैश में पेमेंट करूंगी। अब ये एक बहुत ही चालाक मूव था, या उसे ऐसा लगा उसने जानबूझकर अपोथेकेरी फॉर्मूला अपनी रिक्वेस्ट में जोड़ा कि बाकी मेंबर्स को गुमराह कर सके। और अगर किसी के पास सच में वो फॉर्मूला होता तो वो उसे खरीद लेती और बाद में विस्काउंट ग्लेंड को ज्यादा कीमत पर बेच देती। मतलब उसका कोई नुकसान नहीं था, बल्कि प्रॉफिट कमाने का एक अच्छा मौका था। पैसों की उसे कोई कमी नहीं थी क्योंकि उसकी बेस्ट सेलिंग बुक की रॉयल्टी लगातार उसके अकाउंट में आ रही थी और उसके पास अच्छा खासा अमाउंट जमा हो गया था। प्लस उसे मिस ऑड्रे से भी 650 पाउंड्स मिले थे। ये सब सोचते सोचते उसका ध्यान थोड़ा भट गया था, लेकिन बेचारी फोर्स को ये नहीं पता था कि उससे सिर्फ 2 सीट दूर बैठी मिस जस्टिस यानी ऑड्रे उसकी दोस्त है। और जैसे ही ऑड्रे ने ट्रिक मास्टर का नाम सुना, वो एक पल के लिए चौंकी और फिर उसे फोर्स का पूरा प्लान समझ आ गया। वो मन ही मन में सोच रही थी, ये तो फोर्स है, ट्रिक मास्टर फॉर्मूला उसके अपने लिए है और अपोथेकेरी फॉर्मूला वो ग्लेंट को बेचने के लिए खरीद रही हैं। सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने का ये अच्छा तरीका है। ऑड्रे ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि द मैजिशियन और कोई नहीं बल्कि उसकी दोस्त फोर्स है। मतलब सोचो, फोर्स ने इतनी मेहनत से अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की और ऑड्रे ने एक सेकंड में उसे पहचान लिया। यही होता है जब आपकी दोस्त एक टेलीपैथ है। दूसरी तरफ द हैंगमैन भी उस नई मेंबर को एनालाइज कर रहा था। उसने सोचा, ये ज्यादा हाई सीक्वेंस की नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सीक्वेंस 8, शायद सीक्वेंस 9 ही हो। इसका एक्सेंट बैकलैंड का है, पर जरूरी नहीं कि वो बैकलैंड में ही हो। वो बस ये पक्का कर रहा था कि इस नई मेंबर से उसे कोई खतरा तो नहीं है। और हमारा भोला दसन डेरिक, वो तो बस इतना ही सोच रहा था कि क्या मिस मैजिशियन सिटी ऑफ सिल्वर से है या फिर मिस जस्टिस और बाकी लोगों की दुनिया से। और इन सब के ऊपर बैठा था हमारा क्लेन द फूल, जिसे सब कुछ पता था। उसे मिस मैजिशियन की चांद छिपाने की नाकाम कोशिश पर दया आ रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, जब तुम्हारा सामना एक ऐसे टेलीपैथिस्ट से होता है तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है, तो तुम अपने असली इरादे नहीं छिपा सकते, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। बेचारी फोर्स, उसे तो पता भी नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सोचते हुए क्लेन ने द वर्ल्ड को कंट्रोल किया और उसने अपनी भारी आवाज में कहा, मेरे पास अपोथेकेरी का फॉर्मूला है 230 पाउंड्स में, और जहां तक ट्रिकमास्टर फॉर्मूले की बात है, मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, पर गारंटी नहीं दे सकता। ये क्लेन का एक और स्मार्ट मूव था।
उसे पैसे भी चाहिए थे और फोर्स को एक मददगार साथी के रूप में तैयार भी करना था। इसलिए उसने द हैंग्ड मैन या द सन के बोलने से पहले ही खुद ऑफर दे दिया। फोर्स ने मिस्टर वफरक्या का जवाब देने के बजाय पहले चारों ओर देखा। उसने नोटिस किया कि द हैंग्ड मैन, जस्टिस और द सन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। इससे साफ था कि उनके पास ये फॉर्मूले नहीं थे। फोर्स ने कुछ सेकंड्स चुप रहने के बाद कहा, मिस्टर वर्ल्ड, प्लीज ट्रिक मास्टर फॉर्मूला जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करें और अपाथेकरी फॉर्मूला मैं अभी खरीदना चाहती हूँ। मुझे पेमेंट कैसे करनी होगी? ये बोलते हुए वो द वर्ल्ड के बैकग्राउंड को भी समझने की कोशिश कर रही थी। द वर्ल्ड ने बड़ी ही लापरवाही से कहा, तुम वापस जाकर मिस्टर फूल को पैसे सैक्रिफाइस कर सकती हो और ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। सैक्रिफाइस का रिचुअल कुछ इस तरह है। सैक्रिफाइस, मिस्टर फूल सैक्रिफाइस भी एक्सेप्ट करते हैं। ये सुनकर फोर्स हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर फूल इतने पावरफुल हैं। ये तो किसी गॉड का लेवल था। उसने ध्यान से पूरा रिचुअल सुना और याद कर लिया। इसके बाद क्लेन ने अपोथेकरी फॉर्मूला द वर्ल्ड के सामने डिस्प्ले किया और द वर्ल्ड ने उसे मिस मैजिशियन को दे दिया और कहा, यह ट्रांजैक्शन मिस्टर फूल की निगरानी में हुआ है तो तुम्हें इसके नकली होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फोर्स ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे मिस्टर फूल पर पूरा भरोसा है। ठीक उसी समय ऑड्रे को अपनी दोस्त को इतनी मेहनत करते हुए देखा नहीं, उसने कहा, तुम्हें इसे रटने की जरूरत नहीं है। तुम सैक्रिफाइस के दौरान मिस्टर फूल से मदद मांग सकती हो ताकि तुम्हें यह फॉर्मूला याद आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम हिम का ऑनरेफिक नाम लेकर प्रे कर सकती हो। हिम, मिस जस्टिस ने मिस्टर फूल के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया जो देवताओं के लिए यूज होता है। फोर्स के लिए ये एक और शौक था। उसे अब लगने लगा था कि मिस्टर फूल सच में कोई डिवाइन बीइंग है। तभी ऑड्रे को एक और जरूरी बात याद आई। उसने, मैजिशियन, क्या आप एक्टिंग मेथड के बारे में जानती हैं? मेथड? फोर्स ने हैरानी से जस्टिस की तरफ देखा। उसे ये देखकर भी हैरानी हुई कि द सन और द हैंग्ड मैन जैसे बाकी मेंबर्स ने इस टर्म पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। मतलब वो लोग इसके बारे में पहले से जानते थे। फोर्स को लगा जैसे वो किसी गांव से पहली बार शहर आई है। उसे लगा कि आज की गैदरिंग ने उसे एक देहाती जैसा फील करा दिया है। ऑड्रे ने फोर्स के रिएक्शन से समझ लिया कि उसे कुछ नहीं पता। उसने लंबे टेबल के आखिर में बैठे मिस्टर की तरफ देखा और पूछा, मिस्टर फूल, क्या मैं एक्टिंग मेथड के बारे में मिस मैजिशियन को सिखा सकती हूँ? और अगर हाँ तो उसे इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? ये सुनकर क्लेन मन ही मन मुस्कुराया। उसने कहा, तुम फैसला कर सकती हो, तुम ही उसे समझा दो। मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराना चाहता, मिस्टर फूल की तारीफ हो। ऑड्रे के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अपनी पीठ सीधी की और फोर्स की तरफ देखकर कहा, एक्टिंग मेथड एक ऐसा तरीका है जिस पोषण को डाइजेस्ट करने की स्पीड बढ़ जाती है और कंट्रोल खोने का खतरा कम हो जाता है। क्या तुम इसके बारे में जानना चाहती हो? क्या ऐसा भी कोई तरीका है? फोर्स की आंखें खुली की खुली रह गईं। कोई भी बियॉन्डर ऐसे मेथड के बारे में जानना चाहेगा? उसने बिना एक पल सोचे कहा, हाँ। ऑड्रे ने सोचकर कहा, पहली, तुम मिस की मिस्टर फूल की परमिशन के बिना ये मेथड किसी और को नहीं सिखाओगी, और दूसरी, तुम्हें 200 पाउंड्स देने होंगे। 200 पाउंड्स? कंट्रोल खोने का खतरा कम करने का तरीका सिर्फ 200 पाउंड्स में? फोर्स को लगा कि ये बहुत बहुत ज्यादा सस्ता है। उसे डर था कि कहीं जस्टिस अपना मन न बदल ले, इसलिए उसने तुरंत कहा, डील। और ये बोलने के बाद उसे अपने पैसों के लिए में थोड़ा दर्द भी हुआ। उसे लगा जैसे उसका बैंक बैलेंस आंखों के सामने ही तेजी से घट रहा है। तो टैरो क्लब की गैदरिंग चल रही थी और ऑड्रे यानी हमारी मिस जस्टिस फोर्स को एक्टिंग मेथड के बारे में बताने ही वाली थी। लेकिन तभी उसने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। उसने देखा कि लंबे ब्रॉन्ज टेबल के दूसरे कोने पर बैठा द वर्ल्ड इस टॉपिक में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। उसके चेहरे पर कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी, जैसे उसे ये सब पहले से ही पता हो। ऑड्रे ने मन ही मन सोचा, क्या इसे एक्टिंग मेथड के बारे में पहले से पता है, या फिर मिस्टर फूल ने इसे प्राइवेटली सब कुछ समझा दिया है? ये एक छोटा सा मोमेंट था, पर यह दिखाता है कि द वर्ल्ड की मिस्ट्री कितनी गहरी होती जा रही थी। खैर, इन सब थॉट्स को साइड में रखकर उसने फोर्स से प्राइवेट एक्सचेंज के लिए पूछा। ऑड्रे ने फोर्स को बहुत ही सलीके से समझाया, देखो, पोष को सिर्फ कंट्रोल नहीं करना होता, उन्हें डाइजेस्ट करना पड़ता है, और डाइजेस्ट करने का सबसे जरूरी तरीका एक्ट करना, मतलब उस पोषण के नाम के हिसाब से पूरी तरह रोल प्ले करना। फोर्स ने तुरंत पूछा, क्यों? और एक्ट करना कैसे है? ऑड्रे ने उसे वो एग्जाम्पल दिया जो मिस्टर फूल ने उन्हें दिया था, महल गार्ड्स और भेष बदलकर घुसने वाला। उसने कहा, शॉर्ट में, एक्टिंग का गोल है तुम्हारे शरीर, दिल और आत्मा को एक लाइन में लाना ताकि तुम पोषण के बचे हुए खतरनाक असर को पूरी तरह से खत्म कर सको। अब क्योंकि फोर्स फिक्शन राइटर थी, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग थी। ऑड्रे की बात सुनते ही उसके दिमाग में सारे सीन क्लियर हो गए और उसे एक्टिंग मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि यही वो तरीका है जिससे बियॉन्डर्स अपना कंट्रोल खोने से बच सकते हैं। ये जानकर उसका दिल सरप्राइज एक्साइटमेंट से भर गया। उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, क्या ये तुम्हें मिस्टर फूल ने सिखाया है? जस्टिस ने पूरे दिल से तारीफ करते हुए कहा, हाँ, अगर मिस्टर फूल नहीं होते तो शायद हम सब अपना कंट्रोल खो चुके होते। ये सुनकर फोर्स ने एक लंबी सांस ली और उसे लगा कि उसका फ्यूचर अब ब्राइट है। उसे लगा जैसे नॉवेल्स में हीरो को अचानक कोई डिवाइन पावर मिल जाती है।
ये बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मुझे केयरफुल रहना होगा, हो सकता है मिस्टर फूल एक खतरनाक इविल गॉड हों जिनके अपने सीक्रेट्स हैं। इसके बाद वो अप्रेंटिस पोशन सेट करना है, इस बारे में सोचने लगी। तभी सीन में एक नया ट्विस्ट आता है। दसन यानी डेरिक, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, उसने हिम्मत करके एक सवाल पूछा। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग जिन 7 भगवानों की बात करते हैं वो कौन है और उनके बारे में जनरल सिचुएशन क्या है। भाई ये सवाल सुनते ही टैरो क्लब में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जस्टिस, द हैंग्ड मैन और द वर्ल्ड, तीनों ने तुरंत इशारा किया कि वो इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन फोर्स पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी। उसे याद आया कि दसन ने क्या पूछा था और वो शॉक में चली गई। उसने सोचा, क्या मतलब, इसे 7 गॉड्स के बारे में नहीं पता, ये आया कहां से है? क्योंकि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में बच्चों को छोड़कर ऐसा कोई नहीं था जिसे 7 भगवानों के बारे में ना पता हो। यहां तक कि गरीब से गरीब इंसान को भी पता था, क्योंकि चर्चेस से उन्हें कभी फ्री खाना मिलता था। फोर्स ने सोचा, ये कहां रहता है, कितना अजीब ये लड़का। लेकिन उसने नोटिस किया कि जस्टिस, हैंग्ड मैन और द वर्ल्ड को जरा भी हैरानी नहीं हुई थी। ऊपर बैठे मिस्टर फूल यानी ये देखकर स्माइल की और कहा, मिस्टर सन, तुम किससे ट्रेड करना चाहते हो और तुम बदले में क्या दोगे? दसन डेरिक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं तीनों से अलग अलग ट्रेड करूंगा। सोचो ये कितना स्मार्ट मूव था, ताकि उसे सबसे ज्यादा और कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। सिटी ऑफ सिल्वर के खतरनाक माहौल ने उसे काफी मैच्योर बना दिया था। उसने आगे कहा, रिवॉर्ड के तौर पर आप तीनों मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब मैं दे सकता हूं। ऑड्रे ने तुरंत हामी भर दी, मुझे सिटी ऑफ सिल्वर के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी है। सिटी ऑफ सिल्वर, ये नाम सुनकर फोर्स और भी कंफ्यूज हो गई। ये कौन सी जगह है, मैंने तो कभी नहीं सुना। तब ऑड्रे ने उसे प्यार से समझाया, मिस्टर सन, न तो नॉर्दर्न या सदर्न कॉन्टिनेंट से आइलैंड से, नहीं ऐसी जगह से हैं जो हमारी समझ और दुनिया के नक्शे से बाहर है। ये सुनते ही फोर्स के होश उड़ गए, मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन जब उसने दसन का भुलापन और बाकी मेंबर्स का सीरियस रिएक्शन देखा तो उसे यकीन हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ये सीक्रेट गैदरिंग मेरी सोच से भी ज्यादा इंक्रेडिबल है और मिस्टर फूल मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद दसन ने तीनों से बारी बारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की और सबसे ज्यादा खुश कौन था? हमारा क्लेन, क्योंकि मिस्टर फूल के तौर पर उसे तीनों कन्वर्सेशन सुनने को मिल रही थी, मतलब 3 गुना रिवॉर्ड। उसने मन ही मन हंसते हुए सोचा, सन, तुम सच में बहुत भोले हो। जब डेरिक ने तीनों से मिली इंफॉर्मेशन पाई तो उसकी आंखें खुली की खुली रहेंगी। उसने उन भगवानों के नाम पढ़े, द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, द इटर्नल ब्लेजिंग सन, द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम। उसने इनमें से किसी का भी नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसे लगा कि यहाँ कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। अब सवाल पूछने की बारी थी। जस्टिस ने डेविल सीक्वेंस के बारे में पूछा, क्योंकि वो एक सीरियल मर्डर केस पर काम कर रही थी। डेरिक ने बताया कि सीक्वेंस 7 पर पहुंचकर डेविल पाथवे का बियॉन्डर डिवाइनेशन में इंटरफेयर कर सकता है। दूसरा सवाल द हैंग्ड मैन ने पूछा, और भाई ये सवाल इस चैप्टर का सबसे बड़ा हाईलाइट था। उसने गहरी आवाज में पूछा, मैं सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएशन मिथ के बारे में जानना चाहता हूँ। और जो जवाब डेरिक ने दिया उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने बताया, सर्वशक्तिमान गॉड ने सब कुछ बनाया और फिर गहरी नींद में चले गए। उनके बाद 8 एंशिएंट गॉड्स ने उनकी बची हुई अथॉरिटी को आपस में बांट लिया और दुनिया पर राज करने लगे। वो थे जायंट किंग ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन, एल्फ किंग वैम्पायर एंसेस्टर, डेविल मोनार्क, फीनिक्स एंसेस्टर म्यूटेंट किंग और किंग ऑफ डेमोनिक वुल्व्स फ्लेग्रिया। जैसे ही क्लेन ने फ्लेग्रिया नाम सुना उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। ये वही नाम था जो उसे हर बार एडवांस करते समय या एंटीगोनस फैमिली की डायरी के असर में आने पर सुनाई देता था। हॉर्नासिस फ्लेग्रिया। आज पहली बार उसे पता चला कि फ्लेग्रिया एक एंशिएंट गॉड का नाम था, किंग ऑफ डेमोनिक वुल्व्स। क्लेन ने तुरंत अपना प्लान बदला और द वर्ल्ड के जरिए अपना सवाल पूछा। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे किंग ऑफ डेमोनिक वुल्व्स फ्लेग्रिया के बारे में सब कुछ बताओ। दसन डेरिक ने हैरान होकर जवाब दिया, मुझे इस एंशिएंट गॉड के बारे में ज्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि उसे एनिहिलेशन डेमोनिक वुल्फ और एवरनाइट डेमोनिक वुल्फ भी कहा जाता है। एवरनाइट डेमोनिक वुल्फ, एवरनाइट, ये शब्द सुनते ही क्लेन की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी अपनी पाथवे की गॉडेस का नाम भी एवरनाइट था और अब उसे एक कनेक्शन दिखाई दे रहा था। और यहीं पर यह चैप्टर एक बहुत बड़े क्लिफहैंगर पर खत्म हो जाता है। तो भाई, टैरो गैदरिंग शुरू हो चुकी थी और माहौल एकदम सीरियस था। क्लेन अपने थ्रोन पर बैठा सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था नेशन ऑफ द एवरनाइट के बारे में जो होनासिस माउंटेन रेंज के पीक पर था। वहां के लोग रूलर ऑफ द एवरनाइट को मानते थे और साथ ही मदर ऑफ द स्काई को भी। अब क्लेन के दिमाग में एक बहुत बड़ा कनेक्शन बन रहा था। वो जो इल्यूजन में आवाजें सुनता था हॉर्नासिस फ्लेग्रिया, क्या उसका लेना देना उस एवरनाइट डेमोनिक फ्लेग्रिया से था? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या एंशिएंट गॉड डेमोनिक वुल्फ फ्लेग्रिया और एवरनाइट गॉडेस के बीच में कोई गहरा रिश्ता है? रोसेल की डायरी के हिसाब से सीक्वेंस 0 का मतलब होता है एक ट्रू गॉड और हर सीक्वेंस में सिर्फ एक ही सीक्वेंस 0 हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये था कि ने अपनी अथॉरिटी उस डेमोनिक वुल्फ से इनहेरिट की थी? मतलब गॉडेस उतनी पुरानी नहीं थी जितना वो क्लेम करती थी,
ये एक ऐसा थॉट था जो किसी भी इंसान के दिमाग को हिला कर रख दे, मतलब पूरी दुनिया की हिस्ट्री ओरिजिन पर सवाल उठ जाता है। खैर, इन सब सवालों को साइड में रखकर क्लेन ने अपने पपेट द वर्ल्ड को कंट्रोल किया और मीटिंग में बात करना शुरू किया। उसने लिटिल सन यानी डेरिक से डिमोनिक वुल्फ फ्लेग्रिया के बारे में पूछा, लेकिन बेचारे डेरिक को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि सिटी ऑफ सिल्वर में ये सब सिर्फ पुरानी कहानी और मिथ्स का हिस्सा था। डेरिक को थोड़ा एम्बेरेस फील हुआ कि वो कोई मदद नहीं कर पाया, तो उसने बहुत ही ईमानदारी से कहा, मिस्टर वर्ल्ड, आप चाहें तो कोई दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। अब ये सुनकर क्लेन महिमन मुस्कुराया। उसने सोचा, वाह, ये लड़का कितना सीधा और ईमानदार है, चलो फिर मैं भी कोई शर्म नहीं करता। और यहीं से कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। क्लेन ने द वर्ल्ड के जरिए अपनी भारी आवाज में एक नया सवाल पूछा। ये सवाल उसकी रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा था, जिसमें वो मिस शेरोन को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने पूछा, मैं एक बियॉन्डर से मिला था जो अपनी बॉडी और स्पिरिट के बीच फ्रीली स्विच कर सकता था और ज़ॉम्बीज को भी डायरेक्ट कर सकता था। क्या तुम जानते हो ये कौन सा पाथवे है? और यहाँ पर देखो क्लेन की चालाकी। उसे पता था कि डेरिक का सिटी ऑफ सिल्वर लोएन किंगडम से बहुत दूर है, फिर भी उसने रिस्क नहीं लिया। उसने मिस शेरोन के लिए शी की जगह, ताकि उसकी किसी को भी कोई शक न हो। डेरिक ने सीरियस होकर सोचा और जवाब दिया, अगर वो हाई सीक्वेंस बियॉन्डर नहीं है तो फीनिक्स पाथवे को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फीनिक्स पाथवे, ये नाम सुनकर क्लेन भी थोड़ा सरप्राइज हुआ, तो डेरिक ने समझाया कि ये वो पाथवे है जो डेथ को गवर्न करता है और उसका सीक्वेंस 9 है, कॉर्प्स कलेक्टर। ये सुनते ही क्लेन समझ गया कि ये डेथ पाथवे की बात हो रही है। फिर डेरिक ने 2 पॉसिबिलिटीज बताई। पहली, कि वो एक स्पेशल टाइप का डेविल हो सकता है, लेकिन डेविल्स नॉर्मली इंसान नहीं होते। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो बहुत ही शॉकिंग थी, डेरिक ने कहा म्यूटेंट्स। ये वर्ड सुनकर क्लेन कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसे मिस्टर एजिक ने बताया था कि म्यूटेंट्स वो इंसान होते हैं जिन पर कर्स होता है और वो मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। लेकिन डेरिक की डेफिनेशन थोड़ी अलग थी। उसने बताया कि सिटी ऑफ सिल्वर के हिसाब से म्यूटेंट्स असल में एक पूरा बियॉन्डर पाथवे है। ये वो लोग होते हैं जो कुछ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से मॉन्स्टर्स जैसे बन जाते हैं, और नॉर्मल लोग भी पोशन पीकर इस पाथवे पर चल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी। और फिर क्लेन ने जब पूछा कि इस पाथवे का सीक्वेंस 9 क्या है, तो डेरिक का जवाब सुनकर क्लेन के दिमाग में सब कुछ क्लियर हो गया। डेरिक ने कहा, सिटी ऑफ सिल्वर में इस पाथवे के सीक्वेंस 9 को प्रिजनर कहते हैं। प्रिजनर, ये नाम सुनते ही क्लेन के दिमाग की बत्ती जल गई। प्रिजनर पाथवे तो रोज स्कूल ऑफ थॉट का था, वही कल्ट जो ब्लडी सैक्रिफाइस और अपने चैंड गॉड की पूजा के लिए फेमस है। अब सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। क्लेन ने सोचा, मिस शेरोन तो इतनी क्रूएल और ठंडे दिल की नहीं लगती, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो और मेरिक दोनों रोज स्कूल ऑफ थॉट के ट्रेटर्स हैं? क्या वो उस कल्ट की पागलपन वाली हरकतों से दूर भाग रहे थे? ये एक बहुत बड़ा रेवेलेशन था, और अब क्लेन को मिस शेरोन की सिचुएशन थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। इसके बाद टेरोगेरिंग खत्म हो गई, लेकिन क्लेन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अब ग्रे फॉग के ऊपर अपने स्पेस में उस मास्टर की को इन्वेस्टिगेट करने वाला था। पर वो बहुत सावधान था। उसे अगर अप्रेंटिस पाथवे का कोई सीक्वेंस 1 या सीक्वेंस 0 जिंदा हुआ तो वो स्पेस के पार से भी उस पर काउंटैक्ट कर सकता है। अपनी जान को वो ऐसे दांव पर नहीं लगा सकता था। तो उसने उसकी के ओरिजिन का पता लगाने के लिए डिवाइनेशन शुरू किया। और डिवाइनेशन में जो विजन उसने देखा, भाई, वो बहुत ही डार्क और डिस्टर्बिंग था। उसने देखा कि एक सीक्रेट रूम में एक यंग आदमी खड़ा है जो अब्राहम फैमिली का था। वो अपनी फैमिली का खोया हुआ गौरव वापस लाने के लिए बियॉन्ड बनने वाला था। उसने पोषण पिया और सब कुछ गलत हो गया। वो दर्द से चिल्लाने लगा, जमीन पर तड़पने लगा, और कुछ ही सेकंड्स में उसने अपनी स्किन फाड़ दी, वो एक खूनी मॉन्स्टर में बदल गया। और फिर बूम, उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो गई और उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े हर तरफ रेंगने लगे। फाइनली जब सब शांत हुआ तो उसके एक टूटे हुए फिंगर के साथ कुछ स्पिरिचुअल लाइट इकट्ठा हुई और उसने एक पुरानी सी ब्रास की चाबी का शेप ले लिया। यही थी वो मास्टर की। ये सीन देखकर क्लेन को एहसास हुआ कि बियॉन्डर बनना कितना ज्यादा खतरनाक है। इवन सीक्वेंस 9 पर भी एक छोटी सी गलती का मतलब है परमानेंट डेथ। इस सब हैवी स्टफ के बाद कुछ अच्छी चीजें भी हुई। मैजिशियन यानी फोर्स ने एक रिचुअल करके उसे 430 पाउंड्स की पेमेंट की, जो उसने फॉर्मूला और एक्टिंग मेथड के लिए प्रॉमिस की थी। और फिर जस्टिस ने भी प्रे किया और अपने ड्यू 200 पाउंड्स के बदले रोसेल की डायरी पेजेस ऑफर की, लेकिन क्लेन ने मना कर दिया क्योंकि वो अब 1000 पाउंड्स के बहुत करीब था और उसे कैश की ज्यादा जरूरत थी। ये सब करने के बाद और लिटिल सन की मेमोरीज को अवेकन करने में मदद करने के बाद क्लेन बुरी तरह थक चुका था। वो फाइनली रियल वर्ल्ड में वापस आया और अपने सीरियल मर्डर केस की फाइल्स को फिर से स्टडी करने लगा। द ग्राइंड नेवर स्टॉप्स, है ना? तो भाई, पिछले चैप्टर्स में हमने टैरो क्लब के बारे में देखा था, लेकिन अब स्टोरी का फोकस शिफ्ट होता है। इस चैप्टर में हम 2 अलग अलग स्टोरी लाइंस को एक साथ फॉलो करेंगे, जो इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। एक तरफ द सन यानी डेरिक जो सिटी ऑफ सिल्वर में है, और दूसरी तरफ है अपना क्लेन जो बैकलैंड में शर्लॉक मोरियार्टी बनकर एक खतरनाक केस सॉल्व कर रहा है। तो कहानी शुरू होती है सिटी ऑफ सिल्वर से।
वहां पर डेरिक अपने एक छोटे से कमरे में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ है। द फूल ने उसे जो 7 गॉड्स के बारे में बताया था, उस इन्फॉर्मेशन ने सच में उसकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी है। उसके लिए ये सब नए नाम थे, ऐसी कहानियां थी जो उसने कभी सुनी नहीं थी। उसे अब जाकर रियलाइज हो रहा है कि सिटी ऑफ सिल्वर के बाहर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है, शायद एक ऐसी जगह जिसे गॉड्स ने अबैंडन नहीं किया है, या फिर जिसे नए गॉड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आप सोचो किसी ऐसे इंसान के लिए कितना बड़ा शौक होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक अंधेरी, खतरनाक और दुनिया से कटी जगह में गुजारी हो। फिर वो थोड़ा और डीप जाता है और अपने दिमाग में एक तरह का रिसर्च मोड ऑन कर लेता है। वो उन नए 7 गॉड्स को उन पुराने एंशिएंट गॉड्स से कंपेयर करना शुरू करता है जिनके बारे में उसने सुना है। जैसे कि उसे लगता है कि गॉड ऑफ कॉम्बैट तो जायंट किंग ऑर्मिड जैसा है, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स की पावर सिल्किंग सोनियाथ्रिम जैसी हैं, लेकिन कुछ गॉड्स जैसे कि गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी, इनका तो उसे कोई कंपैरिजन ही नहीं मिलता। और तभी उसे एक बहुत जरूरी बात याद आती है, यार मैंने तो मिथ स्टडीज की क्लास में कभी ध्यान ही नहीं दिया था। ये सिचुएशन काफी रिलेटेबल है, बिल्कुल हम लोगों की तरह जो अक्सर हिस्ट्री या लिटरेचर क्लास में बोर हो जाते हैं और बाद में पछताते हैं। खैर, वो डिसाइड करता है कि उसे और ज्यादा जानने की जरूरत है, तो वो लाइब्रेरी जाने का प्लान बनाता है। वो अपनी एक्स ऑफ हरिकेन उठाता है और शहर के ट्विन टावर्स में से एक की तरफ निकल पड़ता है, जहां लाइब्रेरी में जैसे ही वो क्रिएशन मिथ से रिलेटेड एक पुरानी बुक उठाने वाला होता है, एक पतला सा गोरा हाथ तेजी से आगे बढ़ता है और वो बुक उससे पहले ही उठा लेता है। जब डेरिक ऊपर देखता है तो वो सिटी ऑफ सिल्वर की 6 मेंबर काउंसिल की मेंबर थी, एल्डर लोविया। वो डेरिक को बस एक छोटा सा नोट करती है, बुक लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही क्रीपी और सस्पेंसफुल बात होती है। डेरिक नोटिस करता है कि एल्डर लोविया आज बहुत ज्यादा नॉर्मल है, और यही बात उसे अंदर तक डरा देती है, क्योंकि लोविया का नॉर्मल बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो यूजुअली बहुत अनस्टेबल रखती थी, कभी अचानक रोने लगती थी, कभी गुस्से में होती थी, उसका मूड हमेशा बदलता रहता था। तो उसका इतना शांत और नॉर्मल होना ही सबसे अजीब और डरावनी बात थी। ये एक ऐसा छोटा सा मोमेंट है जो आगे के लिए बहुत कुछ फोरशैडो कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है बैकलैंड में, जहां शर्लॉक मोरियार्टी यानी अपना क्लेन डेविल वाले केस पर काम कर रहा है। वो केस की सारी फाइल्स को बहुत ध्यान से पढ़ता है और एक ऐसी चीज नोटिस कर जो बाकी सबने पूरी तरह से ओवरलुक कर दी थी। पूरी इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी एनिमल्स का कोई जिक्र ही नहीं था। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि शायद इस केस का कनेक्शन जानवरों से हो सकता है। अब क्लेन के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल बियॉन्डर्स तक कैसे पहुंचाए बिना किसी के शक के दायरे में आए। वो सीधे सीधे तो जाकर कर नहीं सकता कि सुनो, मुझे लगे कि किलर एक जानवर हो सकता है। सब उसे या तो पागल समझते या फिर सोचते कि इसे जरूर कोई सीक्रेट बात पता है जो उसे नहीं पता होनी चाहिए। तो हमारा मास्टरमाइंड क्लेन अपनी एक्टिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए एक ब्रिलियंट प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि वो फेमस डिटेक्टिव इज़नगार्ड स्टैंटन को एक लेटर लिखेगा और उस लेटर में वो डायरेक्टली कुछ नहीं कहेगा, बल्कि एक बहुत ही क्लेवर थ्योरी पेश करेगा। वो लिखता है कि मर्डरर अपने काम में इतना स्किल्ड और एक्सपीरियंस लगता है, हो सकता है कि उसने इंसानों को मारने से पहले अपनी स्किल्स को बेचारे गरीब जानवरों पर प्रैक्टिस करके परफेक्ट किया हो। ये एक जीनियस मूव था। इस तरह वो नाइट हॉक्स का ध्यान एनिमल्स की तरफ खींच लेगा और किसी को भी उस पर जरा सा भी शक नहीं होगा। ऑनेस्टली क्लेन की यही प्लानिंग और सिचुएशन को हैंडल करने की एबिलिटी उसे बेस्ट प्रोटागोनिस्ट बनाती है। खैर, लेटर पोस्ट करने के बाद बेचारा अपनी चाबी घर पर ही भूल जाता है और उसका पड़ोसी लॉयर जर्गेन उसे अपने के बाहर बार बार चक्कर काटते हुए देख लेता है। लॉयर जर्गेन उसे बहुत सीरियसली अंदर इनवाइट करता है और कहता है कि मिस्टर मोरियार्टी अंदर आ जाओ, डिनर कर लो, बाद में जब अंधेरा हो जाएगा तो तुम चढ़कर अपने घर में चले जाना। मतलब उसने ये माइवे डिटेक्टिव है तो दीवारें चढ़ने में तो एक्सपर्ट होगा ही। और क्लेन वो तो ये इनविटेशन फौरन एक्सेप्ट कर लेता है। आखिर लॉयर जर्गेन की ग्रैंडमदर के हाथ का खाना बहुत टेस्टी था और वहां उसे प्यारी सी कैट के साथ खेलने का मौका भी मिल रहा था। डिनर के बाद क्लेन अपने असली काम पर निकल है। उसे मास्टर की के ओरिजिन का पता लगाना था कि आखिर वो आई कहां से थी। तो वो सीधा हार्वेस्ट चर्च पहुंचता है बिशप उत्रावस्की से मिलने। लेकिन वहां का सीन कुछ और ही था। बिशप चर्च के बेसमेंट की सीढ़ियों पर खड़े थे और बेसमेंट के अंदर से कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। क्लेन के दिमाग में तो एक सेकंड के लिए अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि बिशप ने आखिर किसे कैद करके रखा है। बिशप क्लेन को देखते हैं और फिर बहुत ही शांति से बताते हैं अंदर एक वैम्पायर है। और तभी अंदर से वो वैम्पायर चिल्लाता है, वैम्पायर में क्या बुराई है, मुझे सैंग्वाइन बोलो यू डैम प्रिस्ट। ये सीन काफी फनी और अनएक्सपेक्टेड था। और फिर आता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। बिशप बताते हैं कि ये उस मास्टर की का ओरिजिनल ओनर है। भाई आप सोचो, मास्टर की का मालिक जो किसी भी ताले को खोल सकता है, वो खुद रास्ता भटककर एक चर्च में घुस गया और वहीं फंस गया। इससे बड़ी आयरनी और क्या हो सकती है। ये सुनकर तो क्लेन भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसे ये कि अपने साथ रखनी भी चाहिए या नहीं। और चैप्टर ए पर खत्म होता है एक परफेक्ट क्लिफहैंगर पर। बेसमेंट में बंद वैम्पायर क्लेन को ऑफर देता है, दोस्त मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूं।
लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें पहले मुझे यहाँ से बचाना होगा।